हेलो फ्रेंड्स, आज की रैपिड फायर क्लास में हम सोशल साइंस देखेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर यूनान के मैसिडोनिया का शासक था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था और इसी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए उसने भारत पर 327 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें से कुछ राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणराज थे। भारत में सर्वप्रथम सिकंदर का सामना तक्षशिला के शासक अंबी से हुआ। अंबी ने समर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता का वचन दिया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि सिकंदर जो था वो यूनान के मैसेडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। इसी जीत को लेकर ये भारत पर इसने 327 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय जो भारत था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से कुछ गणराज्य थे, कुछ राजतंत्रात्मक थे। ठीक है, मतलब कहीं पर राजा का अधिकार चल रहा था तो कहीं पर लोग चुनते थे अपने राजा को। ठीक है, और भारत में सबसे पहले इसका जो सामना था वो तक्षशिला के शासक राजा अंबी से हुआ था। अंबी ने समर्पण कर दिया और कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। अब सिकंदर से संबंधित प्रश्न क्या आता है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, 2016 में पूछा गया है। तो देखिए, कई प्रभाव पड़े। पहला था कि उत्तर पश्चिम में छोटे छोटे राज्यों को राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया, क्योंकि उत्तर पश्चिम में क्या था, उसमें कई छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन जब वो सिकंदर आया तो इससे क्या हुआ, ये सारे राज्य एक साथ मिल गए। ठीक है, तो राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया। दूसरा था ये सिकंदर के आक्रमण ने भारत के इतिहास निर्माण में सहायता दी। इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता मिली। मतलब इससे पहले सिकंदर जब आया था, इससे पहले की क्या थी कि हम डेट की कोई हमें अच्छे से नॉलेज नहीं थी, हम चीज़ों को लाइन वाइज नहीं लिखते थे। ठीक है, डेट के हिसाब से नहीं लिखते थे। जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत में, उस समय से जो भी चीज़ें थी, जो भी इतिहास लिखा गया वो सब तिथिवार लिखा गया। ठीक है, डेट के अनुसार लिखा गया। तीसरा था कि भारतवासियों को अपनी सैनिक दुर्बलताओं का पता चला। ठीक है, इससे पहले जितने भी राजा थे वो समझते थे कि उनसे सेना से बड़ा कोई सेना नहीं है। ठीक है, वही सबसे तेज हैं, सबसे बहादुर हैं। लेकिन जब सिकंदर आया तो इन्हें पता चला कि इनमें क्या क्या कमी है, किन किन चीज़ों में इन्हें काम करना चाहिए। ठीक है, तो दुर्बलताओं का पता चला। फोर्थ पॉइंट है कि यूनानियों से व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाने से भारत में यूनानी शैली मुद्राओं का प्रचलन हो गया। ठीक है, अब यूनानी क्या थे, जो ग्रीस से आए थे, यूनान से आए थे, इनसे जब व्यापार होने लगा, ठीक है, मिले जुले व्यापार होने लगा, तो जो यूनानी शैली की जो मुद्राएं थी उनका भी प्रचलन शुरू हो गया भारत में। फिर है कि जलमार्गों व स्थल मार्गों से वस्तुओं का आदान प्रदान भारत से यूनानी सत्ता समाप्त हो जाने के बाद भी चलता रहा। मतलब जब सिकंदर मर गया उसके बाद भी क्या रहा कि जो स्थल मार्ग था, जो जल मार्ग था, जो ये खोज कर लाए थे भारत तक आने के लिए, ठीक है, उनसे क्या चलता रहा, व्यापार चलता रहा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का क्या वर्णन किया है, तो उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो मेगास्थनीज कौन थे, तो भारत ये सबसे महत्वपूर्ण राजदूत थे। किसके राजदूत थे, तो सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर इन्हें भेजा था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, जो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को। वैसे क्या था कि जो सेल्यूकस थे जो सिकंदर जब आया था तो उसके सेनापति थे सेल्यूकस। सिकंदर मर गया, उसके बाद 305 ईस्वी पूर्व में ये दोबारा भारत आए। इन्होंने फिर से आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी लड़ाई हुई, उसमें ये हार गए। ठीक है, तो इन्होंने अपने 4 राज्य उन्हें दे दिए थे और अपनी जो पुत्री थी हेलेना उसका विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो मेगास्थनीज को ही इन्होंने भेजा था अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण राजदूत थे जो यूनानी साम्राज्य के मौर्य दरबार में आए। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो इंडिका पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। ठीक है, अब इससे क्या, जो ये पुस्तक थी, इससे क्या जानकारी प्राप्त हुई भारत के बारे में वो देख लेते हैं। तो पहले भौगोलिक स्थिति। देखिए, आपको सारी हेडिंग याद रखनी है। यही सारी हेडिंग आपको हर वंश में लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा नहीं पूछता कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय लिखिए या अशोक का जीवन परिचय लिखिए। लेकिन ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, या गुप्त वंश की सामाजिक स्थिति कैसी थी, भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो ये सारी हेडिंग आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति हर जगह की सेम ही होती है। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं होता। जब तक मुगल काल नहीं आएगा, जब तक मुस्लिम काल नहीं आएगा, दिल्ली सल्तनत नहीं आएगी, तब तक सेम रहेगी, क्योंकि सारे हिंदू थे। ठीक है, तो ये किसको मानते थे, शैव धर्म को मानेंगे या वैष्णव धर्म को मानेंगे। ठीक है, जो प्राकृतिक चीज़ें होंगी उनकी पूजा करेंगे, तो ये धार्मिक स्थिति में आ जाता है। बलि चढ़ाते हैं ये लोग, ठीक है, यज्ञ वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आपको पता है कि भारत में कृषि होती है, कृषि प्रधान देश है, हमेशा सही रहा है, तो कृषि के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ चल रही हो, चाहे गुप्त वंश चल रहा हो, चाहे मौर्य वंश चल रहा हो, ठीक है, चाहे कोई और वंश आ जाए, चाहे वर्धन वंश आ जाए, ठीक है, सभी में सेम चीज़ें हो जाएंगी। अब भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या बताया वो देख लेते हैं। खाली सामाजिक स्थिति में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, उसमें भी क्या है कि वर्गों में बटे होते हैं लोग, कहीं पर 3 वर्गों में बांट रखा है, कहीं पर 4 वर्गों में बांट रखा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या लिखा है इंडिका में मेगास्थनीज ने,
तो भारत का जो आकार है वो चतुर्भुज के समान है, आज भी देखते हैं हम मैप में तो चतुर्भुज के समान ही दिखता है। तो सिंधु और हिमालय उसके पश्चिमी व उत्तरी भुजाओं में, व दक्षिण व पूर्व में समुद्र है। ठीक है, ये कहा है कि सिंधु और हिमालय जो है वो भारत के पश्चिम और उत्तर में है, और दक्षिण और पूर्व में क्या है तो समुद्र स्थित है। भारत की दो बड़ी नदियों गंगा और सिंधु का वर्णन किया, और साथ ही साथ अनेक छोटी छोटी नदियों के बारे में भी बताया। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए लिखा कि यह सोन व गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र बसा है। यह नगर चारों ओर से काठ की दीवार से घिरा है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो आज के समय का पटना है उसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे। तो ये कहा कि ये किस पे कहाँ बसा है, तो गंगा व सोन के किनारे पर ये बसा है। ठीक है, संगम पर ये बसा है, और चारों तरफ ये लकड़ी की दीवार से ये घिरा हुआ है। अब धार्मिक स्थिति के बारे में क्या वर्णन किया है कि मेगास्थनीज ने यूनानी देवताओं डियोनिशन तथा हेराकिल्स के बारे में बताते हुए कहा कि भारतीय इनकी पूजा करते थे, जिन्हें वास्तव में उसने यूनानी देवता समझा, भी वास्तव में शिवजी व कृष्ण थे। ठीक है, अब धार्मिक स्थिति के बारे में क्या बताया मेगास्थनीज कि ये दो देवी देवता थे, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, दो देवता थे यूनानी, उनकी पूजा करते थे। उनका नाम क्या है तो डियोनिशन तथा हेराकिल्स, जबकि वो वास्तव में कौन थे तो शिवजी थे और कृष्ण जी थे। ठीक है, इनकी वो पूजा करते थे, लेकिन उसने अपनी देवी देवता समझ ली उन्हें। और क्या है धार्मिक स्थिति में कि मेगास्थनीज के अनुसार यज्ञ व बलि की प्रथा प्रचलित थी भारत में, उसमें यज्ञ करे जाते थे, बलि की प्रथा प्रचलित थी। भारतीय जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। भारतीय मृतकों की यादगार में साधारण समाधि बनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़। अब आर्थिक स्थिति में क्या लिखेंगे कि मौर्य युग आर्थिक दृष्टि से उन्नत अवस्था में था। भारत की भूमि उपजाऊ थी तथा वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। इसी प्रकार इन्होंने सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए कृषक, मजदूर, छत्री, शिकारी आदि की जानकारी दी, तथा राजनीतिक दशा का वर्णन करते हुए राजा, नगर प्रशासन, दंड व्यवस्था व सैन्य प्रशासन के बारे में भी बताया। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति के बारे में बताया इन्होंने। आर्थिक स्थिति में बताया कि भारत की भूमि उपजाऊ थी, 2 फसलें उगाते थे हम वर्ष में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश की जानकारी की स्रोत कहाँ है। ठीक है, कि किन स्रोतों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो 2 स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सारी किताबें वगैरह आ जाती हैं, जितने भी ग्रंथ वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। पुरातात्विक में जो अभिलेख होते हैं, ठीक है, जो शिलालेख होते हैं, उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक में आ जाते हैं। तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही राजा बनाया था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हो सकता है 1 नंबर में पूछे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी। इन्हीं को किसके नाम से जानते हैं, तो कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हीं को जानते थे। ठीक है, अब दूसरी जो साहित्यिक स्रोत है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी है। विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी, ये भी पूछी जाती है 1 नंबर में, याद कर लेना इसे कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की है। उसके बाद फिर बौद्ध एवं जैन ग्रंथ और पुराण। ठीक है, ये सारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक ने जो अभिलेख बनवाए हैं, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य वंश के बारे में। भवन, स्तूप, गुफा जो हमें मिली हैं, उनसे हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे मतलब वो पुरातात्विक स्रोत हैं, उनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है उससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हो गए जिनसे मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम जल्दी से मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईस्वी पूर्व, मतलब ये टाइम पीरियड है पूरे मौर्य वंश का। प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली व महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष भारत में राज किया। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में क्या है कि 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक इसने भारत में शासन किया था, लगभग 137 साल। स्थापना किसने की, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य व उसके मंत्री कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था, इससे पहले नंद वंश का शासन चल रहा था, और उसका अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश का सर्वाधिक विस्तार अशोक के समय में हुआ। मौर्य वंश के जितने भी राजा थे, सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया मौर्य वंश का, तो अशोक ने किया। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अगर हम देखें तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बिंदुसार इनके लड़के रहे, और बिंदुसार के लड़के थे अशोक महान। ठीक है, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और बस लास्ट याद रख लेना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। ठीक है, अंतिम शासक था 187 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो ये लास्ट शासक है बृहदत्त, और लास्ट भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखना कि स्थापना किसने की और लास्ट शासक कौन है किसी वंश का। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के संबंध में विद्वानों ने अत्यधिक मतभेद है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य वंश की क्षत्रिय वंश से माना जाता है, जबकि मुद्रा राक्षस, पुराण आदि से चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है, ठीक है, और अगर उनका प्रारंभिक जीवन देखें तो उसमें काफ़ी मतभेद है। अगर हम बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार क्या है, इन्हें मौर्य वंश के क्षत्रिय वंश से माना जाता है, कि मौर्य नाम का एक क्षत्रिय वंश था, उससे इनका जन्म हुआ है। लेकिन जो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने, या जो पुराण है, उसमें इन्हें शूद्र कहा गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिमी की तरफ साम्राज्य का विस्तार किया। 316 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में अधिकार बना चुका था। ठीक है, तो 322 ईस्वी पूर्व में स्थापना की थी इन्होंने मौर्य वंश की। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। तो ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के प्रभाव में आकर श्रवणबेल गोला में संलेखना विधि, मतलब उपवास होता है ये, द्वारा शरीर को त्याग दिया। ठीक है, तो अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया था कहाँ पे, तो श्रवणबेल गोला में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो अपने अंतिम दिनों में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जैन मुनि जो थे भद्रबाहु, इनके ये प्रभाव में आए और श्रवणबेल गोला में संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय हुई हैं उनके बारे में लिखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो विजय है वो पंजाब की विजय है और मगध की विजय है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सिकंदर ने उत्तरापथ राज्यों को जीतकर उनके प्रशासन की उचित व्यवस्था की और स्वदेश लौट गया, किंतु अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, कोई राजा है जो आपके राज्य में अधिकार कर रहा है, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती, तो आप जानते हैं कि राज्य में क्या होता है, एकदम उपद्रव मच जाता है। तो वैसे हुआ, सिकंदर ने कई सारे राज्य जीत रखे थे। ठीक है, जैसे ही वो वापस गया उसकी मौत हो गई। ठीक है, वो मर गया। जब वो मर गया तो इन राज्यों में क्या हुआ, फिर से नए नए राजा निकलने लग गए। वो खुद अधिकार करना चाहते थे, लड़ाई दंगे शुरू हो गए। ठीक है, उपद्रव मच गया। ठीक है, तो इन राज्यों में विदेशी विजेता के लिए असंतोष था। पहले से वो लोग नाराज थे कि कोई दूसरे देश का आकर हमारे ऊपर अधिकार कर रहा है। ठीक है, इस चक्कर में भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सिकंदर बहुत शक्तिशाली था। और इस गुस्से का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। उन्होंने यहाँ के राजाओं को यूनानी प्रभुत्व का अंत करने के लिए प्रोत्साहित किया और 316 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने कि छोटे छोटे राज्यों से मिले, वहाँ की जनता से मिले। ठीक है, बातचीत की और क्या किया, धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके पास इतनी सेना थी कि सारे राजा इससे डरते थे। ठीक है, पहले से इसके पास इतनी सेना हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, सारे राजा धीरे धीरे इसमें मिल गए और इसने क्या किया, पूरे पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। अब मगध विजय के बारे में देख लेते हैं। पंजाब पर अपना अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त ने यहाँ के विजित राज्यों की मदद से एक विशाल सेना संगठित करके मगध की ओर प्रस्थान किया और मगध के राजा घनानंद को परास्त कर मगध को जीत लिया। मगध की विजय में इन्हें राजा प्रवर्तक की बड़ी सहायता मिली। तो देखिए, मोस्टली अगर सही से देखा जाए तो इसे जीतना तो सिर्फ मगध ही था, लेकिन पंजाब इसने जीत लिया, तो पंजाब की मदद से इसके पास सेना भी काफ़ी विशाल हो गई। अब ये मगध में आया क्योंकि इसका दुश्मन जो था वो घनानंद था। ठीक है, क्योंकि नंद वंश का जो घनानंद था वो इसका दुश्मन था, उसी को ये हराना चाहता था। ठीक है, और चाणक्य भी उसी से खसाया हुआ था काफ़ी। तो पंजाब पर जब इसने अधिकार कर लिया, उसके बाद वहाँ के जो विजित राज थे उनकी सेना ली और वहाँ से ये मगध की तरफ आया और मगध में इसने घनानंद को मार दिया। उसके बाद मगध में इसने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये थी पंजाब की विजय और मगध विजय। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही लड़के थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। इसे अमित्रोचेट्स एवं अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, तो इनका नाम याद रखना कि इन्हें अमित्रोचेट्स या अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार का राजरोहण 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इन विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है और शायद इनके बारे में आए भी ना, बस इनका नाम याद रखना कि इन्हें अमित्रोचेट से अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इनका जो राजरोहण हुआ था वो 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था और जैन ग्रंथ के अनुसार इनका नाम सिंहसेन है। ठीक है, और इनके समय में क्या हुआ, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे रोकने के लिए इन्होंने किसे भेजा था, तो सुसीम और अशोक को भेजा। तो अब हम जान लेते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक बिंदुसार और सुब्रधांगी का पुत्र था। जैन श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद यह गद्दी पर बैठा था। तो ये किसमें ये बात कही गई है, तो जैन श्रुतियों में ये बात कही गई है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। अशोक का राजकाल कितना रहा, तो 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो कुछ इनकी जो डेट है वो याद कर लेना सही से। इनकी किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार और सुब्रधांगी, जिन्हें रानी धर्मा भी कहा जाता है, इनके ये पुत्र थे। जैन श्रुति के अनुसार इन्हें 99 भाइयों की हत्या कर दी, उसके बाद ये राजगद्दी पे बैठे। इनका जो राज्यकाल था वो 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 269 ईस्वी पूर्व में रहा। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अशोक तक्षशिला का शासक था। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया तथा मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश,
ठीक है, हिंदुकुश जो पर्वत है उत्तर में, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, मैसूर तक, और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। मतलब अगर देखा जाए तो सही से इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। अगर मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसी ने राज्य का विस्तार किया तो अशोक ने ही किया था। ठीक है, अगर साउथ में देखें तो हम गोदावरी नदी तक पहुंच गए, उत्तर में देखें तो हिंदुकुश पर्वत तक पहुंच गए, अगर हम पूरब में जाएँ तो बांग्लादेश पूरा कवर कर लिया था इन्होंने, अगर हम पश्चिम साइड में जाएंगे तो अफगानिस्तान तक इनका राज्य था। तो सोच लो इन्हें छोड़ा क्या, संपूर्ण या अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, ये सब इनके टाइम पे था। याद रखना कि अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है सम्राटों का भी सम्राट। ठीक है, क्योंकि सब देश तो इन्हें जीत रखे थे, आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, सारे इनके अधिकार में थे। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो सभी इन्होंने जीत रखे। अब हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की। तो कलिंग का जो युद्ध था, बहुत फेमस युद्ध रहा है। वो 261 ईस्वी पूर्व में रहा था, मतलब जब ये राजगद्दी इन्हें मिली थी, इनका राज्यारोहण हुआ था, उसके 8 वर्ष बाद। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध ये लड़े। सम्राट अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या हुई और 1,50,000 बंदी बनाए गए। इस भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय जो था वो द्रवित हो गया और उसने शांति के लिए बौद्ध धर्म को अपनाने का निश्चय किया। ठीक है, तो उसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो इतना जब खून खराबा हुआ तो अशोक का जो मन था वो द्रवित हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया। ठीक है, अशोक के नाम कई बार पूछे जाते हैं। तो अशोक का नाम जो है वो अशोक मौर्य मिलता है। कहाँ पे मिला है? तो गिरनार जो अभिलेख है गिरनार का, उसमें अशोक मौर्य मिला है। पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन लिखा है और भाबरू जो शिलालेख है उसमें इनका नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी लिखा है। ठीक है, अशोक भी इन्हें बोलते हैं और देवनाम प्रिय भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो देवनाम प्रिय इनका नाम याद रखना। ठीक है, अशोक मौर्य, अशोक वर्धन और प्रियदर्शी जो है इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि प्रियदर्शी किसका उपनाम है? तो अशोक का ही उपनाम है। ठीक है, प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय। अब इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो अशोक ने सर्वप्रथम पत्थरों को गुदवाने का कार्य शुरू किया। तो इससे पहले शिलालेख इतने नहीं मिलते थे, सबसे ज़्यादा शिलालेख इन्हीं के मिले हैं अशोक के। तो इन्होंने सर्वप्रथम पत्थरों को गुदवाने का कार्य शुरू किया। अशोक ने अभिलेखों को सबसे पहले, जो अशोक के अभिलेख थे, ठीक है, उन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि किसने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा है। अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था कुणाल। ठीक है, तो कुणाल बैठा था इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो ये अंतिम शासक का नाम याद रखना, अंतिम शासक इंपॉर्टेंट होते हैं। 2017 में पूछा गया है कि मौर्य शासक का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था जिसकी हत्या किसने की? तो इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। फिर है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया। ठीक है, तो इनका जो राजकीय धर्म था वो क्या था? बौद्ध धर्म था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्मघोष की घोषणा की। ठीक है, तो धम्मघोष के बारे में मैंने आपको बताया कि जब शांति का लोग निश्चित कर लेते हैं कि शांति रखनी है, ठीक है, युद्ध वगैरह नहीं लड़ेंगे, ऐसी घोषणा करते हैं, तो उसी को हम लोग धम्मघोष कहते हैं। अब अशोक के 2 पुत्र और पुत्री थे जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। अब इन्होंने श्रीलंका भेजा था और वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में भी आप कम लिख पाएंगे, इसलिए इसे भी अच्छे से याद कर लेना। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। को धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। ठीक है, जो धर्म है इसी को हम पाली भाषा में धम्म कहते हैं। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने धम्म घोष की घोषणा की। अशोक का मुख्य लक्ष्य अपनी प्रजा के विद्रोह की भावना को कम करना और आसपास के राज्यों को आक्रमण से रोकना था। ठीक है, तो धम्म का अर्थ क्या है अशोक के लिए? तो पाली भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं। और कलिंग विजय जब हो गई उसके बाद जो अशोक था उसने धम्म घोष की घोषणा की कि अब वो कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो इसका मुख्य लक्ष्य अब क्या बचा था? क्योंकि ये राजा है तो पहला तो ये कि अपनी प्रजा के विद्रोह की भावना से रोकना, कि कहीं प्रजा विद्रोह ना कर दे। ठीक है, तो उस भावना को कम करना था। और जो आसपास के राज्य हैं वो कहीं कलिंग पर या इसके राज्य पर आक्रमण ना कर दें तो उन्हें भी रोकना था। अपनी धम्म नीति के तहत अशोक जो था वो शांति व अहिंसा को बढ़ावा देता था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं, इन्हें याद कर लेना सही से। अब मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ठीक है, कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए। तो ये सभी में क्वेश्चन यही बनते हैं। ठीक है, तो इससे भी अच्छे से पढ़ लेना। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार की थी। इसमें पहला केंद्रीय प्रशासन के रूप में हमने बांटा था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन आता था, उसके बाद स्थानीय प्रशासन, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो 3 हिस्सों में बटी थी। पहले केंद्र की सरकार, उसके बाद प्रांतीय यानी कि राज्यों की सरकार और फिर स्थानीय सरकार। ठीक है, तो 3 स्तर पर प्रशासन देखा जाता था। दूसरा विभाग था इनका गुप्तचर प्रशासन। ठीक है, गुप्तचर विभाग कह सकते हैं या सैन्य विभाग कह सकते हैं। फिर नगर प्रशासन देखते थे और फिर न्याय प्रशासन। ठीक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इन 5 भागों में बटी हुई थी। अब केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्थान जो था वो राजा का था। राजा की सहायता से
मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती थी। सर्वोच्च पदाधिकारी तीर्थ, महामात्र और अमात्य आदि थे। ठीक है, जो केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन था मुख्य, तो जो राजा था वो पहले स्थान पर था। ठीक है, सर्वोच्च स्थान राजा ही का ही है। और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती थी। और सर्वोच्च पदाधिकारी में कौन कौन आता था, तो तीर्थ है, महामात्र है और अमात्य, ये तीनों जो थे वो केंद्रीय प्रशासन में आते थे। प्रांतीय शासन की अगर हम बात करें तो 5 प्रांतों में विभक्त किया गया था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, सौराष्ट्र, अवंती, राष्ट्र सेल्यूकस द्वारा दिए गए प्रांत। ठीक है, जो सेल्यूकस ने जो प्रांत दिए थे इन्हें, ठीक है, इनसे हारने के बाद, तो बहुत सारे प्रांत, उसके बाद 5 प्रांत और थे। एक उत्तरापथ में बांट दिया था, एक दक्षिणापथ में बांट दिया, ठीक है, सौराष्ट्र में बांट दिया, अवंती, ये 5 राज्य थे। ठीक है, स्थानीय शासन में कौन रहता है, स्थानीय प्रशासन में तो गांव के मुखिया को उस टाइम ग्रामीण कहते थे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो ग्रामीण कहलाता है। कार्य क्या थे, तो कृषि, जल, शांति व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, ये सारी चीजें देखी जाती थी स्थानीय प्रशासन द्वारा। नगर प्रशासन की बात करें तो इसका स्रोत मेगास्थनीज के विवरण से मिलता है, जो इंडिका पुस्तक लिखी थी। पाटलिपुत्र में नगरीय प्रशासन था। नगर का प्रधान जो था वो नगराध्यक्ष कहलाता है। 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो समिति के कार्य वगैरह तो पहली समिति उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण करती थी। सेकंड विदेशियों की देखरेख करती है। तीसरी जनगणना करती है। फोर्थ जो थी वो व्यापार को देखती थी। फिफ्थ जो थी वो विक्रय का निरीक्षण करती थी, कितना सामान बिक रहा है, क्या चीज़ें हैं। और सिक्स जो थी वो बिक्री कर वसूलने का कार्य करती थी। तो ये 6 समितियाँ थी जो कार्य करती थी। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इससे नगर प्रशासन के बारे में पता चलता है कि नगर के प्रधान को नगर अध्यक्ष कहते हैं और यहाँ पे 6 समितियाँ होती हैं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इन समितियों के बारे में मत लिखना। गुप्तचर विभाग के बारे में अगर आता है तो गुप्तचर विभाग के बारे में आप क्या लिखेंगे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था की विशेष चर्चा है। कार्य क्या होते हैं, तो महत्वपूर्ण बातें सम्राट तक पहुँचाते हैं गुप्तचर जो होते हैं, और षड्यंत्र है, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, इन पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। फिर था सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन जो क्या है, तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। विभाग का कार्य क्या है, तो पैदल सैनिकों की देखरेख करना, हाथियों की, रथ सेना, अश्वारोहियों की देखरेख करना, यातायात की व्यवस्था करना। तो ये सारे सैन्य प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं कि सैन्य प्रशासन के अंतर्गत कौन से कार्य होते हैं, तो ये सारे कार्य। अगर हम न्याय प्रशासन की बात करें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है, वही सारा न्याय करता है। सबसे ऊपर केंद्रीय न्यायालय था, इसके नीचे जनपद, स्थानीय न्यायालय होते हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे पहले स्थानीय न्यायालय, फिर जनपद आते हैं, उसके बाद फिर जो केंद्रीय न्यायालय होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो होता है। लेकिन इसमें क्या, इससे भी ऊपर होता है राजा। ठीक है, राजा सबसे ऊपर होता है। अब सामाजिक स्थिति की बात करें मौर्यकालीन, तो 4 वर्णों में पूरा जो वो था वो विभाजित था। ठीक है, टोटल 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था किंतु शूद्रों की स्थिति ठीक थी। ठीक है, इसमें शूद्रों की स्थिति भी ठीक थी। स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी परंतु अत्यधिक उन्नति नहीं थी। ठीक है, अगर स्त्रियों की स्थिति देखें तो ठीक ठाक थी, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों में पुनर्विवाह की अनुमति थी। ठीक है, दोनों ही पुनर्विवाह कर सकते थे। मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, सॉरी। ठीक है, मौर्य काल जब चल रहा था तो उस समय सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये तभी आई जब मुस्लिम शासक आए हैं। तो अर्थशास्त्र में सती होना आत्महत्या के समान घृणित एवं दंडनीय बताया गया है। मल्लयुद्ध है, रथ दौड़ है, नाटक है, नृत्य है, विहार है, यात्राएं हैं, ये मनोरंजन के उस समय प्रमुख साधन थे। ठीक है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो मौर्य काल में अधिकांश जनता गांव में रहती थी, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति मैंने बताया सेम ही होता है हर जगह। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था क्योंकि यहाँ सिंचाई की आर्थिक स्थिति में तो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी किया जाता था। पशुओं के लिए चारागाहों की व्यवस्था थी। सूत काटने व बुनने का उद्योग मौर्य युग में प्रमुख था। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं किसी और में भी, अगर आर्थिक स्थिति में आप लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि ये हर चीज़ में कॉमन रहते हैं, हर वंश में। धार्मिक स्थिति की बात करें तो मौर्य युग धार्मिक सहिष्णुता का युग था। यद्यपि इस समय के शासक स्वयं भिन्न भिन्न धर्मों को मानते थे, परंतु किसी भी शासक ने बलपूर्वक अपने धार्मिक विश्वास को प्रजा पर थोपने का प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धार्मिक संप्रदाय इस समय थे। ठीक है, तो उस समय ब्राह्मण भी थे। अगर अशोक की हम बात करें तो पहले वो शैव धर्म को मानता था। ठीक है, शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म भी लोग मानते थे उस समय, ब्राह्मण धर्म भी मानते थे, हिंदू धर्म भी मानते थे, जैन धर्म भी मानते थे। सभी संप्रदाय के थे, लेकिन एक दूसरे से लड़ते नहीं थे कि अपना धर्म दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं था। तो ये धार्मिक स्थिति थी उस समय की। और मौर्य समाज के साम्राज्य के पतन का कारण क्या था वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। तो पहला तो ये था कि अशोक के बाद कोई अच्छा सा उत्तराधिकारी नहीं हुआ। ठीक है, सब अयोग्य थे, कोई भी ऐसा योग्य नहीं था जो उस साम्राज्य को चला सकता। दूसरा कि साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्तियों का सशक्त एवं सक्रिय होना। ठीक है, अशोक की जैसी मृत्यु हुई तो जो दूसरे राजा थे छोटे मोटे जो दबकर रह रहे थे वो सारे ऊपर निकल आए, लड़ने आने लग गए। ठीक है, साम्राज्य को तोड़ने लग गए। तीसरा कि उच्च पद के लिए अधिकारियों के अत्याचार। ठीक है, उच्च पद पर जो अधिकारी थे मौर्य साम्राज्य में वो अपनी मनमानी करने लगे थे। ठीक है, लोगों को लूटने लगे थे, तो ये भी एक
रीजन था। फिर है यवनों का आक्रमण, जो विदेशी थे, यवन थे, ये आक्रमण कर रहे थे चारों तरफ से, तो ये भी एक रीजन था। फिर है कि आंतरिक अव्यवस्था, ठीक है, विशाल, इतना साम्राज्य विशाल था इनका, ठीक है, आप देख ही चुके हैं कि हिंदुकुश पर्वत से लेकर गोदावरी नदी, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान, इतना बड़ा साम्राज्य अकेले कौन देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। तो ये भी एक रीजन था कि अव्यवस्था फैल गई। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगीति की। तो आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे अजातशत्रु। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 483 ईस्वी पूर्व में। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो 100 साल बाद हुई थी, मतलब कि 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में हुई थी। सब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक इनके राजा थे। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे वो मुगली पुत्तिस थे और इसके राजा थे अशोक। अशोक के टाइम में हुई थी 255 ईस्वी पूर्व में, कहीं कहीं आपको 251 ईस्वी पूर्व भी देखने को मिलेगा। और जो लास्ट थी आपकी जो बौद्ध संगीति वो हुई थी कुंडलवन में, जैसे जो आज का कश्मीर है इसे पहले कुंडलवन कहते थे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक, कनिष्क राजा थे। और इसका जो टाइम पीरियड था वो पहली शताब्दी के 100 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, जब पहली शताब्दी आ गई थी उसके 100 वर्ष बाद ये हुई थी। चारों याद रखना। तीसरी याद रखना, तीसरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अशोक के टाइम पे हुई थी। टाइम पीरियड था इसका 255 या 251 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, पहली हुई थी अजातशत्रु। अगर पहली याद कर लेंगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि पहली अजातशत्रु की, तो मतलब दूसरी कालाशोक के समय में हुई है। ठीक है, पहली का टाइम पीरियड याद रखना 483, उसके बाद 100 साल कम कर लेना 383। ठीक है, वैसे तो क्या है कि 100 साल बढ़ रहा है, 100 साल बाद हो रही है, लेकिन ईस्वी पूर्व में टाइम में तो उल्टा चलता है। ठीक है, तो दूसरी हुई कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में और लास्ट जो थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। और ये हुई थी प्रथम शताब्दी के 100 वर्ष बाद। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और अशोक के टाइम में अध्यक्ष कौन था, तो मुगलीपुत्तिस थे। और ये कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, यानी कि आज का जो पटना है वहाँ पर हुई थी। पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, इसका अलग वीडियो भी बनाया, उसमें ट्रिक वगैरह भी बताई होंगी, उससे भी आप। और नोट करने वाली चीज़ ये थी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म है इसमें 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। और ये कब हुआ था, तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, जो कुंडलवन में हुई थी, इसी में ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अब हम बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल के साहित्यिक स्रोत क्या है कि किन के माध्यम से गुप्त काल के बारे में पता चला है, तो देवी चंद्रगुप्तम, ये ठीक है साहित्यिक स्रोत है, बुक है। मुद्रा राक्षक जो विशाल दत्त ने लिखी थी, कामसूत्र, ठीक है। मृच्छकटकम जो शूद्रक ने लिखी है, कालिदास की रचनाएं जो हैं वो ये सारी गुप्त काल के टाइम की हैं। ठीक है, तो इन्हीं समय गुप्त काल के बारे में पता चलता है। अगर यात्रा विवरण देखें तो फायान और हेनसांग जो कि भारत आए थे, इन्होंने भी गुप्त काल के बारे में लिखा है। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में विवरण अगर हम देखें, यात्रा विवरण हमने देख लिया। अभिलेख देखें तो प्रयाग और एरंड लेक जो है समुद्रगुप्त के, ठीक है, ये समुद्रगुप्त के दोनों अभिलेख हैं, इनसे हमें पता चलता है गुप्त वंश के बारे में। चंद्रगुप्त के जो अभिलेख है महरौली का और उदयगिरी का गुहालेख, इनसे हमें पता चलता है गुप्त वंश के बारे में। मुद्राएं हैं, मोहरें हैं, स्मारक हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी स्थापना हुई थी 240 ईस्वी में, किसने की, श्रीगुप्त ने की। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी, भाषा संस्कृत थी। ठीक है, राज की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अगर श्रीगुप्त की हम बात करें तो इन्होंने स्थापना की थी 240 से 280 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये गुप्त वंश के संस्थापक थे और इन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखने की बात। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कराया था उसमें गुप्त वंश के बारे में आपको अच्छे से बताया भी था। श्रीगुप्त के लड़के थे घटोत्कच, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। इनका टाइम पीरियड था 280 से 319 तक। फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। तो इनका टाइम पीरियड था 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, स्वतंत्र शासक कह सकते हैं या प्रथम महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की, तो महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की और इन्होंने गोत्र संवत की भी शुरुआत की थी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा गया था, 17 में भी आया, 19 में भी आया कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, इनसे विवाह किया था। इनके लड़के हुए चंद्रगुप्त, इनका टाइम पीरियड था 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। बीसमित्र ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि किसने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है, तो बी स्मिथ ने कहा है। या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस कारण इसे दक्षिणापति भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसने 12 राज्य जीत लिए थे। ठीक है, तो इसलिए इसे दक्षिणापति कहा गया। यह एक अच्छा कवि भी था, संगीतज्ञ था। इसने सिक्कों पर बीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाए थे। दरबारी कवि की बात करें तो इनका दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। ठीक है, तो 1 नंबर में पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, तो हरिसेन की रचना है। और हरिसेन की रचना जो है प्रयाग प्रशस्ति
किसके बारे में इससे जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त के समय की इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे अधिक अश्वमेध यज्ञ भी इसी ने कराए थे। इनके बाद इनका लड़का हुआ रामगुप्त, मैंने बताया था ये कमज़ोर शासक था, इसने अपनी पत्नी को संधि करके दे दिया था, जो सख्त शासक थे उन्होंने दे दिया था। उसके बाद फिर इनका जो छोटा भाई था इसका रामगुप्त का, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो वो वापस उसे ले आया था, उस शक राजा को भी उसने मार दिया था स्त्री के भेष में। ठीक है, फिर अपनी भाभी से विवाह कर लिया और रामगुप्त को मार दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड है 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। शकों को पराजित कर विजय के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो शक थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्हें इसने हराया था। इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। चांदी के सिक्के इसने चलवाए थे। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ से पता चलता है कि बंगाल में भी इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, महरौली का स्तंभ आपको पता होगा, जिसमें जंग नहीं लगती, बहुत फेमस है। तो यही था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का ही है वो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, तो 9 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, जिसे ये नवरत्न कहते थे। इसमें कालिदास थे, जो कि संस्कृत के महाकवि हैं। धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के ज्ञानी माने जाते हैं। शपड़क की बात करें तो विद्वान नीतिज्ञ थे ये। बराहमिहिर भी थे, जो गणितज्ञ थे या खगोलज्ञ कहते हैं इन्हें। फिर अमर सिंह है, बेताल भट्ट हैं, शंकु हैं, बर्रुचि हैं, घटकरपर हैं। तो ये सारे नवरत्न के बारे में इतना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपनी मुद्रा में मयूर का चित्र अंकित कराया था। ठीक है, इनके सिक्कों से ज्ञात होता है कि इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी 445 ईस्वी पूर्व में। यह विश्व का पहला आवासीय विद्यालय था। ठीक है, तो ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, प्रथम भी याद रखना, प्रथम और द्वितीय दो थे। तो जो प्रथम थे इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह विश्व का पहला आवासीय विद्यालय था। इसके बाद कौन आया, स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त के टाइम का क्या चीज़ याद रखनी है अपने, कि इन्होंने मौर्यों द्वारा बनवाई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। मतलब मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने एक झील बनवाई थी, इसे सुदर्शन झील कहते हैं। और इसी को ये काफ़ी खराब हो चुकी थी। ठीक है, बेकार होने पर आ गया कि इसे फिर से रेनोवेट करा दिया। ठीक है, फिर से सही से। और याद करना कि जो गुप्त वंश है इसका अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब हम गुप्तकालीन भारत की बात कर रहे थे कि सामाजिक दशा कैसी थी। तो गुप्तकालीन समाज में 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसे ही मौर्य में भी था। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। 2-2, 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहते थे। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, परंतु वेदों का अध्ययन करने से उन्हें रोका जाने लगा था। ठीक है, दास प्रथा नगण्य थी, दास प्रथा नहीं चलती थी उस समय। ठीक है, 4 वर्ग रहते थे, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समाज जो था वो संयुक्त परिवार रहते थे। ठीक है, 2-2, 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। और स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, लेकिन वेद उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी या रोका जाता था। गुप्त वंश में अगर धार्मिक स्थिति देखें तो गुप्त काल में शैव धर्म, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी धर्मों को मानने वाले लोग थे। तीर्थ स्थानों और मंदिरों में पुरोहित जो होते थे वो केवल ब्राह्मण होते थे। ठीक है, तो धार्मिक स्थिति वही है सेम कि सारे धर्म के लोग रहते थे मिलजुल कर। फिर है विज्ञान, कि विज्ञान का क्या हाल था गुप्त वंश में, विज्ञान में कितनी प्रगति हुई थी। तो महरौली यानी कि दिल्ली में, महरौली का जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है। महरौली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। यह स्तंभ गुप्त काल के धातु शोधन विज्ञान का प्रमाण है। तो ये जो स्तंभ है इसमें आज तक जंग नहीं लगी, तो ये दिखाता कि उस समय विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली थी। ठीक है, कि आज तक हम ऐसी चीज़ नहीं बना पाए जो हम लोहे में लगा दें और जंग ना पकड़े। ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने उस चीज़ का विकास कर लिया था। पता नहीं कौन सा लेप उसमें लगाया था कि उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, तो महरौली नामक एक जगह है, वहाँ पर ये स्तंभ स्थित है, इसलिए इसे महरौली का स्तंभ भी कहा जाता है। अगर साहित्यिक उन्नति की बात करें तो गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से चरमोन्नति पर था। इस युग की काव्य रचना की शैली अत्यंत सुंदर और ललित थी, भाषा अलंकारपूर्ण थी। इस काल में अनेक पुराण एवं ग्रंथों की रचना हुई। तो साहित्यिक उन्नति की बात करें तो सबसे ज़्यादा साहित्यिक उन्नति गुप्त काल में ही हुई थी, क्योंकि ऐसे ऐसे कवि हुए थे, ऐसे ऐसे रचनाकार हुए थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। जैसे कालिदास का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, 2016 में साहित्यिक उन्नति के बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इससे चीज़ को सही से पढ़ना। गुप्तकालीन रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कालिदास का। कालिदास का नाम आप सभी ने सुना होगा। संस्कृत में इनकी किताबें हैं, जो रचनाएं हैं वो भी आपने पढ़ी होंगी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका मित्रम, रघुवंशम, सुकुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये सारे जो है ना रचनाएं वो कालिदास की हैं। ठीक है, एक भी नाम आ सकता है इसमें, तो ऊपर की जो 3 हैं इन्हें तो याद कर ही लेना। ठीक है, रघुवंश का नाम भी याद कर लेना। ये सारी जो रचनाएं हैं वो कालिदास की हैं। ठीक है, 2016 और 19 में आ भी चुका है इनके बारे में। विशाख दत्त ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, जिसके बारे में गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे मिलती है, तो देवी चंद्रगुप्तम जो विशाख दत्त ने लिखी है उससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तकें ली, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मृच्छकटकम किसकी थी, तो शूद्रक ने लिखी मृच्छकटकम।
कामसूत्र किसने लिखी? तो बादशाहन ने लिखी कामसूत्र। पंचतंत्र किसने लिखी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी। अब वो सारी जितनी भी ये रचना है ना, ये गुप्त वंश की टाइम की हैं। तो इन सभी के नाम अच्छे से याद कर लेना कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी, कामसूत्र बादशाह ने लिखी, मृच्छकटकम शूद्रक ने लिखी, और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी? तो विशाख। और अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हर्षेन की है। ये भी कई बार पूछी जाती है कि हर्षेन की कौन सी पुस्तक है जिसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की है, और स्वप्नवास दत्ता किसकी है? तो वास की है। ठीक है, तो ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं तो टेट में तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी जब आप संस्कृत विषय लेंगे अगर, तो ये सारी बुक आपको याद करनी पड़ेंगी दोबारा। कह सकते हैं कि इतिहास में किस काल को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं? तो जो गुप्त काल है इसे हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो गुप्त काल साहित्यिक उन्नति का युग था। इस समय के शासक स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों को आश्रय एवं प्रोत्साहन भी देते थे। ठीक है, तो क्यों स्वर्ण युग कहते हैं? तो पहला तो ये कि साहित्यिक उन्नति हुई थी। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी ऊपर आपने किताबें पढ़ी हैं, रचनाएं पढ़ी हैं, ये उसी टाइम पे लिखी गई थी और बहुत फेमस है। ठीक है, तो साहित्यिक उन्नति पर चरम पे था ये। इस युग में जो शासक जितने भी हुए वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो विद्वानों को आश्रय भी देते थे। ठीक है, और उसने उन्हें प्रोत्साहन भी देते थे। दूसरा कि गुप्त शासकों ने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा के रूप में गौरवान्वित किया। अनेक साहित्य की रचना हुई। ठीक है, तो जो गुप्त वंश था इसने क्या किया? संस्कृत भाषा को क्या किया? अपनी राजभाषा घोषित कर दिया था। तो अनेक जो साहित्य वगैरह थे वो इस भाषा में लिखे गए। तीसरा कि गुप्त काल में कला का सर्वांगीण विकास हुआ। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि। ठीक है, तो जितनी भी कलाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। यहाँ पर मूर्तिकला के ये प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। तो एक नंबर में पूछ सकता है कि गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। फिर है कि गुप्त काल में सती प्रथा व बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिला है। अगर हम देखें, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट देखें तो पहला नेगेटिव पॉइंट यही है कि गुप्त काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिला था। फिर है कि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी। कर 1/4 से 1/6 तक था। ठीक है, अगर हम देखें कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो कृषि जो थी वो अर्थव्यवस्था की आधार थी, और जो कर जो टैक्स लिया जाता था वो 1/4 से लेकर 1/6 तक लिया जाता था। ठीक है, स्वर्ण सिक्के जो चलाए जाते थे इन्हें दीनार कहा गया है। ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद करना कि स्वर्ण सिक्के जो गुप्त वंश में चलाए गए थे उन्हें दीनार कहा जाता है, और चांदी के सिक्के जो चलाए जाते थे गुप्त वंश में उन्हें रुपया कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह थे भड़ौच, ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो ये सारे प्रमुख बंदरगाह थे गुप्त काल के। तो इनके भी नाम याद रखना कि भड़ौच है और जो ताम्रलिप्ति है ये किसके प्रमुख बंदरगाह हैं? तो गुप्त काल के ये प्रमुख बंदरगाह थे। चांदी के सिक्के जो चलाए गए उन्हें रुपया कहते हैं। सोने के सिक्के जो चलाए जाते थे उन्हें दिनार कहते थे। कृषि अर्थव्यवस्था पर जो टैक्स था वो कितना लगता था? तो 1/4 से 1/6 तक लगता था। अब हम आ गए अपने तीसरे वंश यानी कि पुष्पभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। गुप्तों के पतन एवं हूणों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसमें पश्चिमी भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ। ठीक है, हुआ क्या? जब गुप्त वंश का पतन होने लगा और जो हूण थे उनके आक्रमण बढ़ गए, इसी बीच क्या हुआ? कई छोटे छोटे राज्य थे उनका उदय हुआ। ठीक है, उनमें नए नए राजा निकल कर आए। तो इन्हीं में से क्या हुआ था? पश्चिमी भाग में एक जगह थी जहाँ से वर्धन वंश का उदय हुआ। तो दिल्ली एवं पंजाब के भूभाग पर स्थित श्रीकंठ नाम का एक जनपद था। ठीक है, तो दिल्ली और पंजाब का जो आज का एरिया है वहाँ पर एक श्रीकंठ नाम से एक जनपद था। ठीक है, तो जिसे थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में पुष्पभूति नामक शासक ने पुष्पभूति वंश की स्थापना की। यही वंश आगे चलकर वर्धन वंश कहलाया। ठीक है, तो पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में पुष्पभूति नामक एक शासक ने पुष्पभूति वंश की स्थापना की, जो बाद में वर्धन वंश कहलाया था। इस वंश में प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आया, जिसे परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये उपाधि पूछी जा सकती है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो कौन था? तो प्रभाकर वर्धन जो थे, जो कि जो कि हर्षवर्धन के पिता थे, इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था, जिनकी 3 संतानें थी। एक राजवर्धन जो इनका बड़ा बेटा था, उसके बाद एक पुत्री थी राजश्री, और एक छोटा बेटा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये वही हर्षवर्धन है जो आप समझ रहे हैं। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह मोखरी नरेश गृह वर्मा से किया था। ठीक है, तो अब एक कहानी के रूप में इसे सुनना। ठीक है, कि जो हर्षवर्धन थे इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था राजवर्धन, और इनकी बहन का नाम था राजश्री। ठीक है, हुआ क्या? ये बहुत छोटे थे। ठीक है, इनकी बहन का जो विवाह था वो मोखरी के नरेश थे गृह वर्मा, उनके साथ कर दिया गया था।
जब विवाह कर दिया गया उसके बाद हुआ क्या, जो प्रभाकर वर्धन थे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो होता यही कि जब राजा मरता है तो उसका जो बड़ा बेटा होता है वो गद्दी पर बैठता है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो राजवर्धन थे उन्हें गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, वो राजा बने। वो राजा बने, इसी समय क्या हुआ, मालवा का एक शासक था देवगुप्त। अब इसने क्या किया, इसका जो बहनोई था, मतलब इसके बहन का जो पति था गृह वर्मा, उसकी हत्या कर दी और इसकी बहन को क्या किया, अगवा कर लिया। ठीक है, किडनैप कर लिया। अब ये जब बात राजवर्धन को पता चली तो उसने क्या किया, एकदम अपनी सेना ली और देवगुप्त के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, और देवगुप्त को मार दिया। लेकिन हुआ ये कि जो गॉड नरेश था, जिसे हम शशांक के नाम से जानते हैं, बहुत नालायक टाइप का था। ठीक है, इसी ने बोधि वृक्ष भी कटवा दिया था। ठीक है, आपको याद हो। तो जो गॉड नरेश शशांक था, इसने क्या किया, छल से राजवर्धन को मार दिया। ठीक है, अब राजवर्धन को मार दिया तो जो बड़ा लड़का था वो भी मर गया, पिता भी थे नहीं। अब एक ही लड़का बचा, वो कौन था, तो वो हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन को अब दो जिम्मेदारी थी, एक तो उसे राज्य भी संभालना था, दूसरा क्या था, अपने जो भाई थे उसकी हत्या का बदला भी लेना था शशांक से। ठीक है, दो चीज़ें उसके सामने थी। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। ठीक है, ज़्यादा टाइम ये भी नहीं जिया। तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात यह थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसके सामने दो प्रमुख कार्य थे। पहला था कि अपने भाई की हत्या का बदला ले, दूसरा अपनी बहन को ढूंढे। ठीक है, तो अपनी बहन को भी ढूंढना था कि बहन जो किडनैप कर ली थी। हुआ क्या, हर्षवर्धन ने संत दिवाकर मित्र की मदद से अपनी बहन को खोज निकाला। इसकी बहन उस समय जंगलों में ही घूम रही थी कहीं पर। ठीक है, तो अपने जो एक संत थे दिवाकर मित्र, उनकी मदद से अपनी बहन को खोजा। इसके बाद शशांक से बदला लेने के लिए उस पर चढ़ाई की। शशांक वहां से भाग निकला। हर्ष ने कन्नौज साम्राज्य का अधिपति अपनी बहन को सौंप दिया और उसकी सहायता के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। हर्ष ने कन्नौज साम्राज्य का जो अधिपति था, ठीक है, इसके पास जो कन्नौज था उसका अधिपति अपनी बहन को दे दिया। ठीक है, अपनी बहन को वहाँ का राजा बना दिया, या कह सकते साम्राज्य दे दिया। और उसकी सहायता के लिए क्या किया, अपनी राजधानी जो थी वो थानेश्वर से कन्नौज ले आया। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी जहाँ पर यह अधिकार कर रहा था, लेकिन बाद में अपनी राजधानी को ये कहाँ पर ले आया, तो कन्नौज ले आया। तो ये छोटी सी स्टोरी, इसे याद कर लेना। अगर हर्षवर्धन की उपाधि की बात करें तो हर्षवर्धन ने अपने जीवन में 4 प्रमुख युद्ध किए। इन युद्धों में विजय के पश्चात हर्षवर्धन ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, एकाधिराज, परमेश्वर और महापरमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इनकी उपाधियां भी याद रखना कि कौन कौन सी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। हेडिंग याद कर लेना, तो हेडिंग अगर आपको याद होंगी तो सारी चीज़ें आप लिख देंगे। हर्षवर्धन ने अपने जीवन में 4 प्रमुख युद्ध किए थे। उन युद्धों में ये जीता। उसके बाद इसने कई उपाधियां धारण की, जिसमें पहली उपाधि थी परम भट्टारक, जो इसके पिता ने भी धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, चक्रवर्ती एकाधिराज की उपाधि धारण की, परमेश्वर की उपाधि धारण की और परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, ये कुछ उपाधियां थी जो इसने धारण की। हर्ष ने अपने साम्राज्य में कई धर्मशालाएं, कुएं, अस्पताल, सराय आदि की स्थापना की। ठीक है, तो काम तो इसने काफ़ी किया है। ठीक है, कई धर्मशालाएं बनवा दी, कुएं बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, सराय बनवा दी, काफ़ी चीज़ों की स्थापना की। हर्ष जो था वो भगवान शिव और सूर्य का उपासक था। ठीक है, तो शैव धर्म को ये मानता था, या कह सकते हैं हिंदू धर्म को ये मानता था। तो भगवान शिव की उपासना करता था और सूर्य का उपासक था। लेकिन बौद्ध धर्म को भी मानता था। ठीक है, साथ साथ बौद्ध धर्म की भी इज्जत करता था, उसे भी मानता था। हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सभाओं को भी आयोजन किया। ठीक है, तो ये करता क्या था, ये 2 धार्मिक सभाओं को आयोजन करता था। एक कन्नौज में धार्मिक सभा करता था और दूसरी प्रयाग में धार्मिक सभा करता था। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि कन्नौज की धार्मिक सभा या प्रयाग की धार्मिक सभा के बारे में। तो इनका आयोजन कौन करता था, हर्षवर्धन करता था। ये भी कहा जाता है कि प्रयाग की जो धार्मिक सभा होती थी उसमें ये सारा धन लुटा देता था। ठीक है, जितने भी गरीब वगैरह जो लोग होते थे, जिन्हें रुपए की ज़रूरत होती, धन की ज़रूरत होती थी, तो अपना सारा जो राजकोष होता था सारा लुटा देता था। ठीक है, तो काफ़ी दानी था ये। हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान निम्नलिखित थे। ठीक है, तो कई विद्वान थे इसके दरबार में, जिसमें बाणभट्ट का नाम आपने सुना होगा, मयूर थे, हरिदत्त थे, जयसेन थे, दिवाकर थे। तो ये सारे विद्वान थे। बाणभट्ट की रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं, तो इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी भी काफ़ी बार पूछी जाती है। हर्षचरित तो आप याद कर ही सकते हैं कि बाणभट्ट की जो पुस्तक है वो हर्षचरित किसके ऊपर लिखी गई है, तो हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है। और दूसरी इन्होंने पुस्तक लिखी थी कादम्बरी। हर्ष स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान और साहित्यकार था। इसने भी कई रचनाएं लिखी। तो इसकी जो रचनाएं थी वो थी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तीनों के नाम याद कर लेना। ठीक है, 2 के याद करना है, एक तो बाणभट्ट की रचनाएं याद कर लेना, हर्षचरित और कादम्बरी, और दूसरी हर्ष ने जो रचनाएं लिखी उनके नाम याद करना, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासनकाल में ही भारत आया था। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो किसके समय में भारत आया, तो चीनी यात्री जो था हेनसांग वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय से इसने शिक्षा ग्रहण की थी। हर्ष के समय शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र थे, पहला नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय। हर्ष ने 220 गांव की आय जो थी वो नालंदा विश्वविद्यालय को दान दे दी थी। ठीक है,
इसने किया क्या था, 220 जो गांव इसके अंडर में आते थे उनसे जो इससे आय होती थी, इसने सारी आय किसे दे दी, तो नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के लिए दान में दे दी थी। ठीक है, दो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। हर्ष की जो मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हो गई थी। ये चीज़ याद रखना कि हर्ष की मृत्यु कब हुई, तो 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब हेनसांग का यात्रा वर्णन देख लेते हैं। हेनसांग जब आया था भारत, तो यहाँ पर इसने शिक्षा ग्रहण की नालंदा में, और कुछ कई चीज़ें उस समय की जो थी, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सभी के बारे में वर्णन किया। तो वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो राजनीतिक दशा के बारे में क्या बताया कि राजा के परिश्रम व दानशीलता की हेनसांग ने बहुत प्रशंसा की। मतलब हर्षवर्धन जो था वो काफ़ी परिश्रमी था और दानशील था। उसके अनुसार राजा का दिन 3 भागों में बटा था। दिन का पहला भाग तो शासन के कार्यों में, शेष 2 भाग जो थे वो धार्मिक कार्यों में थे। ठीक है, तो उसने बताया कि जो हर्षवर्धन था उसका जो दिन था पूरा, वो 3 चीज़ों में जाता था। जो पहला भाग था उसमें तो वो शासन के कार्य सारे देखता था, राजपाट देखता था, और शेष के जो 2 भाग बचे उसमें वो धार्मिक कार्य करता था। हर्ष की सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार थे। ठीक है, अगर देखें तो टोटल कितने हाथी थे, तो 60,000 हाथी थे इसकी सेना में और 1 लाख घुड़सवार थे। अगर आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो हर्ष के काल में जनता कृषि द्वारा ही रोजी रोटी अर्जित करती थी। कृषि की प्रधानता के साथ साथ व्यवसाय एवं व्यापार की भी कोई कमी नहीं थी। भारत विदेशों को जड़ी बूटी मसाले का निर्यात करता था, और जो भूमि कर की जो उपज होती थी उसका 1/6 कर लगता था। ठीक है, तो भूकर कितना लगता था, जितनी भी उपज होती थी उसका 1/6 भाग जो था वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति के बारे में आप यही लिख सकते थे, हमेशा से हर चीज़ सेम ही है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति में यही लिखेंगे कि कृषि प्रधान देश है, तो लोग जो थे वो ज़्यादातर कृषि पे डिपेंड थे, उसके बाद पशुपालन पे डिपेंड थे, और व्यापार वगैरह पे भी थोड़े बहुत डिपेंड थे। ठीक है, विदेशों में जो जड़ी बूटी है मसाले ये निर्यात करते थे। भूमि कर के बारे में बता सकते कितना लगता है, तो 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। स्थिति की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे। सर्वाधिक शक्तिशाली संप्रदाय शैव संप्रदाय था। हर्ष बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। ठीक है, तो अगर हम देखें हर्षवर्धन के समय में सभी धर्म के लोग मानने वाले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन थे, तो शैव संप्रदाय का मानना था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शैव संप्रदाय को माना जाता था, और हर्षवर्धन भी शैव संप्रदाय का ही था, लेकिन यह बौद्ध धर्म की भी इज्जत करता था, उसका भी ये अनुयायी था। ठीक है, उसे भी ये मानता था। नेक्स्ट टॉपिक है सामंतवाद कालीन भारत। देखिए हुआ क्या, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो आपको पता है कि एक राजा जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसके बहुत बड़े एरिया पे उसने कब्जा कर रखा हो, ठीक है, अधिकार कर रखा हो, तो इसने क्या किया था, हर्षवर्धन ने काफ़ी एरिया था इसके अंडर में आता था जो इसने कवर कर रखा था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई, इसका जो साम्राज्य था उसका पतन होने लगा, तो कई छोटे छोटे राज्य थे वो अपने अपने राज्य को क्या करने लगे, स्वतंत्र करने लगे, क्योंकि सब राजा बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने एरिया को सुरक्षित कर लें, ठीक है, हम उसके राजा बन जाएं। तो सब यही चाह रहे थे, तो कई छोटे छोटे राजा बाहर निकलने लग गए। और हुआ क्या कि इस युग में नए राजवंशों की स्थापना हुई जो सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। ठीक है, तो इस वंश में क्या हुआ, जितने भी राजवंश थे इनकी स्थापना हुई, तो उन सभी राजवंशों को सामूहिक रूप से क्या कहा गया, राजपूत कहा गया। कुछ इतिहासकार 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। इनकी उत्पत्ति को लेकर अनेक मत सामने आए। ठीक है, तो कई लोग थे, कई विद्वान थे, उनका अलग अलग कहना था। कोई कहते थे कि ये विदेशी हैं राजपूत, कोई कहता था कि इनकी उत्पत्ति प्राचीन जो क्षत्रिय हैं उनसे हुई है, कोई कहता था इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, तो कई मत थे इसकी। कर्नल टॉड और बी स्मिथ क्या कहते थे, इनका कहना था कि विदेशी जातियां हैं, ठीक है, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। चंद्रवरदाई जो थे इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया कि अग्निकुंड से 4 जातियां निकली हुई हैं, उन्हीं को राजपूत कहा जाता है। और गौरीशंकर ओझा जो थे इनका कहना था जो प्राचीन क्षत्रिय हैं इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। और गोपीनाथ शर्मा जो थे इनका कहना था कि ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई। तो सबका अलग अलग कहना था। अब हम प्रमुख राजवंश देख लेते हैं, ठीक है, जिन्हें राजपूत हम कहते हैं। तो इसमें पहले थे गुज्जर प्रतिहार, जो कि गुजरात और राजस्थान के एरिया में थे। चौहान या जिसे चाहमान भी कहते हैं, ये राजस्थान और दिल्ली के एरिया में थे। पाल वंश था, ये भी राजपूत थे। परमार वंश, ये भी उस समय जो थे वो राजपूत थे। ठीक है, इनका जो एरिया था वो मालवा और धार का था। चालुक्य सोलंकी वंश जो था वो गुजरात के एरिया में कर रहा था। चंदेल वंश जो था वो बुंदेलखंड में था। सिसोदिया वंश जो था वो मेवाड़ राजस्थान में था। और गढ़वाल वंश जो था वो कन्नौज में था। ठीक है, तो ये सारे राजपूत वंश हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले हम गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखना कि सभी के संस्थापक आपको याद करने पड़ेंगे, राजधानी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, विस्तार तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, अगर आपने पढ़े हैं तो विस्तार लिख सकते हैं। और इसका जो अंतिम शासक था उसके बारे में लिख सकते हैं। और जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है उसके बारे में आपको लिखना होता है।
तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और इसकी राजधानी अगर हम बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन कौन सी राजधानियां रहीं, तो उज्जैन और कन्नौज दो राजधानियां रही हैं इस वंश की। विस्तार की अगर बात करें तो गुजरात और दक्षिणी पूर्व जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पर इसका विस्तार था। ठीक है, संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम है। राजधानी कौन सी है, तो उज्जैन और कन्नौज। ठीक है, इसकी राजधानियां रहीं। विस्तार की बात करें तो गुजरात का एरिया और दक्षिणी पूर्व जो राजस्थान है वहाँ पर इसका विस्तार रहा। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को असफल किया। तो क्वेश्चन आएगा कि अरबों के आक्रमण को किस गुर्जर प्रतिहार जो संस्थापक था या कह सकते हैं राजा था जिसने असफल किया, तो नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था, अरबों के आक्रमण को असफल कर दिया। इस वंश का चौथा शासक था वत्सराज, जिसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या था इसमें। तो तीन जो राजवंश थे वो आपस में लड़ रहे थे, इसी को हम लोग त्रिपक्षीय राजवंश कहते हैं। तो चौथा शासक कौन था, तो वत्सराज था, जिसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। नागभट्ट द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कन्नौज बनाई। तो नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक की बात करें इस वंश के, तो वो थे मिहिर भोज, जिसे विष्णु भक्त भी कहा जाता है। तो मिहिर भोज जो थे वो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे इस वंश के। मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की और राजधानी उज्जैन बनाई। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, लेकिन मिहिर भोज जो थे इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो उज्जैन को बनाया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। ठीक है, तो यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था, ये चीज़ याद रखना। पहला संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे। उसके बाद कौन था, तो नागभट्ट द्वितीय जो थे जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज, जिसे विष्णु भक्त कहते हैं, और इसने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई थी। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, तो यशपाल है। अब दूसरा है आपका चौहान या चहमान वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे वासुदेव। राजधानी इन्होंने अहिच्छित्र और अजमेर को बनाया। सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें तो बिग्रहराज चतुर्थ जो थे वो सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, इस वंश के बिग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों से दिल्ली जीत ली थी। ठीक है, तोमर उस समय दिल्ली पर अधिकार कर रहे थे और जो बिग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने क्या किया था, तोमरों से दिल्ली को छीन लिया था। संस्थापक वासुदेव, राजधानी अहिच्छित्र और अजमेर, शक्तिशाली शासक बिग्रहराज चतुर्थ। नोट करने वाली चीज़ ये है कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, तो जो तोमर नरेश हैं अनंगपाल, इन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ठीक है, किसी मुस्लिम शासक ने नहीं की। जबकि तोमर राजवंश के जो नरेश थे अनंगपाल, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली नगर की स्थापना की थी। इसके बिग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव ने हरिकेल नाटक की रचना की। ठीक है, बिग्रहराज चतुर्थ जो थे इनके एक राजकवि थे जिनका नाम था सोमदेव, और इन्होंने हरकेल नामक नाटक की रचना की। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हरकेल जो नाटक है इसकी रचना किसने की है, तो सोमदेव ने की है। ठीक है, सोमदेव ने कौन से नाटक की रचना की, तो हरकेल की रचना की है। द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे, जिन्हें लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जो हम सीरियल वगैरह देखते रहे। ठीक है, टीवी में सुनते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, तो यही थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये तीसरे नंबर के थे। याद करना कि पृथ्वीराज प्रथम भी कोई होगा, पृथ्वीराज द्वितीय भी कोई होगा, लेकिन जो सीरियल में हम देखते रहे वो कौन थे, तो पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, ये दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक थे इस वंश के। पृथ्वीराज तृतीय ने राजकवि, अगर पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि की हम बात करें तो चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा था, तो पृथ्वीराज रासो की स्थापना की थी या रचना की थी, सॉरी। जो चंद्रवरदाई थे इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो चंद्रवरदाई ने लिखी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। फिर है रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर। तो रणथंभौर में जो जैन मंदिर है इसका शिखर पृथ्वीराज चौहान ने ही बनवाया था। ठीक है, अब इन्होंने जो प्रथम जो युद्ध किए उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने 2 युद्ध किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पहला तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ। एक इसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे और इन्होंने गौरी को छोड़ दिया था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और गौरी हारा था। दूसरा जो हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1 साल बाद हुआ, यानी कि 1192 ईस्वी को हुआ। ये भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त जो पृथ्वीराज चौहान थे ये हार गए और जो मोहम्मद गौरी था ये जीत गया। इसके बाद इसने क्या किया, जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्हें मार दिया। ठीक है, यही सब कुछ हुआ था। चौहान वंश का अगर अंतिम शासक अगर हम देखें तो ये भी पृथ्वीराज चौहान ही थे। ठीक है, या पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें हम कहते हैं, ये चौहान वंश के अंतिम शासक थे। अब हम तीसरा जो हमारा वंश है वो है पाल वंश। ठीक है, तो पाल वंश के बारे में जान लेते हैं। इसके संस्थापक थे गोपाल।
सबसे प्रतापी शासक था इसका धर्मपाल, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर बनाई। और विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार बंगाल तक था। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, सबसे प्रतापी शासक थे इसके धर्मपाल, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो मुंगेर को बनाया, और इसका विस्तार बंगाल तक था। और इस वंश का अंतिम शासक था रामपाल। ठीक है, तो सब में पाल पाल लगा है तो समझ लो पाल वंश है। ठीक है, संस्थापक याद करना गोपाल, प्रतापी शासक धर्मपाल, अंतिम शासक रामपाल, राजधानी मुंगेर और विस्तार बंगाल तक। कन्नौज के प्रभुत्व को लेकर संघर्ष धर्मपाल ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, सब कन्नौज को पाना चाहते थे उस समय, कन्नौज की डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस समय। तो जो कन्नौज था इसको लेकर कई बार संघर्ष हुआ। तो इस संघर्ष की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, जो कि सबसे प्रतापी शासक था। प्रतिहार शासक बथराज ने धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था। ठीक है, जो प्रतिहार शासक हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार में, जो बत्सराज था, हमने कहा था कि चौथा जो शासक था वो बत्सराज था, जिसके समय में त्रिपक्षी संघर्ष शुरू हुआ था। तो ये वही है त्रिपक्षी संघर्ष, जिसमें बत्सराज भी लड़ रहा था और कन्नौज के लिए कौन लड़ रहा था? धर्मपाल भी लड़ रहा था। तो इसमें जो बत्सराज था इसने धर्मपाल को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो चौथा राजवंश था वो है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र राज या कृष्णराज। ठीक है, आपको कृष्णराज भी देखने को मिल सकता है, उपेंद्र राज भी देखने को मिल सकता है। और इन्होंने अपनी प्रारंभ राजधानी बनाया था उज्जैन को, लेकिन बाद में अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया धारा नगरी में। ठीक है, जब राजा भोज थे इसके सबसे शक्तिशाली जो शासक थे राजा भोज, इनके समय में इन्होंने राजधानी को कहाँ कर दिया? धारा नगरी पहुंचा दिया। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। संस्थापक इसके कौन है? तो उपेंद्र राज या कृष्णराज, परमार वंश के संस्थापक। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा भोज जो थे वो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और राजा भोज ने कौन कौन से कार्य किए तो वो देख लेते हैं। तो पहला कि भोजपुर नगर की स्थापना की थी राजा भोज ने। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर झील का निर्माण किया। ठीक है, जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, उसके दक्षिण में क्या किया? भोजपुर झील का निर्माण किया। संस्कृत विद्यालय खोला, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। इनके काल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो धारा नगरी को इन्होंने इतना अच्छा बना दिया था कि उसे उस समय विद्वानों और विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था। और जो राजा भोज थे इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजा भोज जो थे इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। अब जो पांचवा वंश है हमारा वो है चालुक्य या सोलंकी वंश। ठीक है, तो चालुक्य भी कई टाइप के थे। गुजरात के चालुक्य थे और दो जगह थी उनके भी चालुक्य थे। तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश की अगर हम बात करें, ठीक है, जो चालुक्य थे गुजरात वाले इन्हें सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम, और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो अहिलवाड़ को बनाया था। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? तो मूलराज प्रथम जो थे वो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के संस्थापक थे। राजधानी इन्होंने अहिलवाड़ को बनाया था। भीम प्रथम के समय गजनबी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, जब महमूद गजनबी जो था उसने भारत में सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय जो भीम प्रथम था वो उस समय शासक था। ठीक है, वो चालुक्य वंश का ही था या सोलंकी वंश का ही था। ठीक है, तो भीम प्रथम के समय गजनबी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ। भीम प्रथम ने सामंत बिमल ने, अच्छा भीम प्रथम जो थे इनके एक सामंत थे जिनका नाम था बिमल। इन्होंने माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया। तो दिलवाड़ा जैन के मंदिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो था वो माउंट आबू पर स्थित है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट आबू। तो इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था? तो बिमल शाह ने कराया था। ठीक है, जिसमें तेजपाल वास्तुपाल लगे रहे थे। तो भीम प्रथम की सामंत थे बिमल। ठीक है, इन्होंने ही निर्माण कराया था दिलवाड़ा जैन मंदिर का। भीम द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आया। ठीक है, तो जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था, जिसने इसे हरा दिया था, वह भगा दिया था गौरी को। ठीक है, और प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो जयसिंह सिद्धराज जो थे इनके शासनकाल जैन विद्वान हेमचंद था। ठीक है, अगर बात करें तो इनके शासनकाल में जो जैन विद्वान थे हेमचंद वो आए थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड के थे वो। प्रमुख शासक कौन है? तो जयसिंह सिद्धराज। और देखें तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, रुद्र महाकाल मंदिर इसकी प्रमुख विशेषता। फिर आएगा चंदेल वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे नन्नुक। इसने राजधानी बनाई खजुराहो। इसके प्रतापी शासक थे यशोवर्मन, और खजुराहो मंदिर का निर्माण भी इसी टाइम में हुआ था। जो धंगदेव थे इन्होंने विश्वनाथ और बैजनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये भी एक चंदेल शासक थे धंगदेव। आला उदल की अगर हम बात करें तो दो सेना नायक थे जो कि परमदेव के शासनकाल में थे। ठीक है, ये एक शासक थे परमदेव चंदेल वंश के। इन्हीं के शासनकाल में आला उदल नामक दो सेना नायक थे जिनका नाम आज के टाइम भी आप सुनते होंगे। चंदेल शासक विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की क्योंकि इसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो एक चंदेल शासक थे विद्याधर, इन्होंने क्या किया था कि प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक थे एक राज्यपाल, उनकी हत्या कर दी क्योंकि इसने क्या किया था?
कि जो मोहम्मद गजनी था उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है, तो इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, देखिए संस्थापक और राजधानी वगैरह ये सारी कमी जो है इनके चांस आए, लेकिन आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है, तो इसके बारे में सही से पढ़ेंगे हम लोग। अब उसके बाद जो वंश है वो है गढ़वाल वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। राजधानी इन्होंने वाराणसी को बनाया। सबसे प्रतापी शासक थे इसके गोविंद चंद्र, और अंतिम शासक थे जयचंद। ठीक है, जयचंद का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जिसका मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था और उसमें इसकी हार हुई और ये मारा गया। ठीक है, ये भी कन्नौज का शासक था जयचंद। ठीक है, तो गढ़वाल वंश जो था वो कन्नौज के आसपास का ही एरिया है, ठीक है, वहीं पर ये था। संस्थापक इसके चंद्रदेव। राजधानी इन्होंने कैसे बनाया, तो वाराणसी को। प्रतापी शासक था गोविंद चंद्र और लास्ट शासक था जयचंद। इसके बाद जो हमारा वंश है वो है सिसोदिया वंश। तो स्वयं को ये सूर्यवंशी कहते थे। ठीक है, जो सिसोदिया वंश था ये स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया, तो राजस्थान में जो मेवाड़ है वहाँ पर इन्होंने शासन किया। राजधानी इन्होंने चित्तौड़ को बनाया। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। ठीक है, तो जो राणा कुंभा थे वो सिसोदिया और राजवंश के थे, और इन्होंने क्या किया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कहाँ पर, तो चित्तौड़ में। ये चीज़ याद रखना। अब एक नंबर में जितने क्वेश्चन हो सकते थे ऊपर मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, उनमें से मोस्टली अगर देखें तो एक नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर 2 नंबर के आपको क्वेश्चन देने हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, इसे अच्छे से रट लेना। ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो राजपूतकालीन संस्कृति कैसी है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पहले सामाजिक स्थिति लिखनी है कि राजपूतकालीन वर्ण व्यवस्था व आधुनिक वर्ण व्यवस्था में काफ़ी समानता है। ठीक है, आज के टाइम में जो वर्ण व्यवस्था है और जो राजपूतकालीन वर्ण व्यवस्था है बहुत समानता है। ठीक है, प्राचीन काल से चले आ रहे वर्णों के अतिरिक्त राजपूत काल में अनेक नवीन उपजातियों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब निकली। इस काल में लोगों के व्यवसाय के नाम पर उनकी जाति का नाम पड़ गया। ठीक है, जैसा जो व्यक्ति कार्य करता था उसे वैसी जाति मिल गई। ठीक है, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार कहलाया। ठीक है, तो इस ये एग्जाम्पल दिया गया कि जैसा जो काम करता था वैसी उसकी जाति पड़ गई। जैसे लोहे का काम कर रहा था तो उसे लोहार कहने लग गए। राजपूत काल में बहुविवाह की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। इस युग में बाल विवाह का भी प्रचलन था। समाज में जौहर तथा सती प्रथा भी प्रचलित थी। राजपूत काल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, किंतु युग की समाप्ति तक स्थिति में परिवर्तन हो गया। हुआ क्या, जो राजपूत काल था इसमें बहुविवाह की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। ठीक है, आप कई विवाह कर सकते थे। बाल विवाह का भी प्रचलन था। ठीक है, कि बच्चों की भी शादी करा देते थे। समाज में जो जौहर और सती प्रथा थी ये भी प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन ये प्रचलित तभी हुई जब मुस्लिम आक्रमण भारत में शुरू हो गए थे। राजपूत काल में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, लेकिन जब तक ये राजपूत काल अपनी समाप्ति पर आया तब तक इस जो चीज़ थी इसमें चेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब स्त्रियों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनका सम्मान इतना नहीं किया जाता था। राजपूत काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, जो दास प्रथा है सबसे ज़्यादा विकास किस में हुआ, तो राजपूत काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ था। शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजा की जो स्थिति वो सर्वोपरि थी। न्याय एवं सेना का वह सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, अगर न्याय वगैरह करना होता था तो राजा करता था, या सेना की अगर हम बात करें तो सेना का भी सर्वोच्च अधिकारी कौन था, तो राजा था। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो राजपूत काल में कृषि जनता की जीविका का प्रमुख साधन थी। कृषि के साथ व्यापार व्यवसाय जो था वो भी उन्नति पर था। इस युग में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यवसाय प्रगति पर थे। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। ठीक है, तो ये आर्थिक स्थिति सेम ही रहती है हर चीज़ की, मैंने बताया आपको। धार्मिक स्थिति भी सेम ही रहेगी कि विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। जैन धर्म भी लोकप्रिय था, बौद्ध धर्म का प्रचलन भी कम था। हिंदू धर्म में बहुदेववाद की प्रतिष्ठा थी तथा अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। शिक्षा तथा साहित्य की अगर हम बात करें तो इस युग में शिक्षा का खूब प्रचार था। राजपूत राजा शिक्षा संस्थाओं को खूब दान देते थे। नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन, कांची उस समय शिक्षा के महानतम केंद्र थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि राजपूत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन, कांची ये उस समय के शिक्षा के महानतम केंद्र थे। राजा भोज ने धारा में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमने देखा भी था कि राजा भोज ने क्या किया था, धारा नगरी में क्या किया था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस युग में साहित्यिक प्रगति भी खूब हुई। अनेक नाटकों, काव्य ग्रंथों, ज्योतिषी, गणित, आयुर्वेद, ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, तो अनेक काव्य वगैरह भी लिखे गए थे इस टाइम पे। जो भवभूति थे, राजशेखर हैं, भट्ट नारायण हैं, प्रमुख नाटककार थे इस समय के। ठीक है, तो भवभूति, राजशेखर और भट्ट नारायण कौन थे, तो प्रमुख नाटककार थे। माघ श्री हर्ष जयदेव जो थे इस युग के विख्यात कवि थे। ठीक है, तो जो श्री हर्ष हैं, जयदेव हैं, ये प्रमुख कवि थे। और भवभूति, राजशेखर, भट्ट नारायण कौन थे, तो ये नाटककार थे। अब राजपूत काल की कुछ रचनाएं हैं, उनके लेखक देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाती हैं।
तो राजशेखर ने किसकी रचना की है? तो कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर ने लिखी है। बेणी संगार है वो भट्टनारायण ने लिखी है। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम, तीनों किसकी हैं? भभूति की। एक साथ याद कर लेना, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म अगर इसकी बनाए तो करके बना लेना। ठीक है, U M M। ठीक है, तो ऊ से हो जाएगा उत्तरामचरितम, एम से हो जाएगा महावीर चरितम और एम से हो जाएगा मालती माधवम। ये तीनों भभूति की हैं। शिशुपाल बधम जो है वो किसकी है? तो माघ की है। नैषधि चरितम और गीत गोविंद, ठीक है, नैषधि चरितम है श्रीहर्ष की, और जो गीत गोविंद है वो जयदेव की है। ठीक है, 2019 में एक बार पूछी आ चुकी है कि गीत गोविंद किसने लिखी है, किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। श्रीहर्ष ने लिखी थी नैषधि चरितम। शिशुपाल बधम किसकी है? माघ की है। और उत्तराम चरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम भभूति की है। बेड़ी संगार भट्टनारायण की और कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। कला तथा स्थापत्य की अगर हम बात करें राजपूत काल में, तो राजपूत युग में स्थापत्य कला की विशेष प्रगति हुई। इस युग में निर्मित किले व मंदिर भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चित्तौड़, ग्वालियर, मांडू, कलिंजर, रणथंभौर और जोधपुर आदि के किले आज भी अपना मस्तक उठाए हैं। राजपूत राजाओं को मंदिर बनवाने का विशेष शौक था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेल शासकों ने बनवाए। माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर, गिरनार की जैन मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, मालमपुरम की रथ मंदिर, बेलूर का मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये सारे किसने बनवाए थे? जो राजपूत राजवंश थे इन्होंने ये मंदिर बनवाए थे। ठीक है, इन्हें काफ़ी शौक था मंदिरों को बनवाने का। तो ये सारे मंदिर किसने बनवाए? तो राजपूतों ने बनवाए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, हेडिंग याद कर लेना। एक पेज में क्या करना, ऊपर लिखना राजपूत वंश, ठीक है, उसकी विशेषताएं, और नीचे हेडिंग डाल देना। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे, आपको हेडिंग याद रहेंगी तो आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राजवंश हैं ये, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें चोल है, पल्लव है, राष्ट्रकूट हैं, ये सारी चीज़ें हैं आती हैं। ठीक है, तो सारे राजवंश के बारे में देख लेते हैं। तो पहले हैं वातापी के राजवंश। ठीक है, वातापी के चालुक्य। तो चालुक्य मैंने बताया था कि इनकी कई ब्रांचेस थी। एक गुजरात में थे जिन्हें सोलंकी चालुक्य कहा जाता था या सोलंकी वंश कहा जाता था। एक थे वातापी के चालुक्य और एक कहते थे बेंगी के चालुक्य थे। ठीक है, तो टोटल 3 चालुक्य थे। तो वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इस वंश का पहला राजा जो था वो जयसिंह था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था राजा पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, तो सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? पुलकेशन द्वितीय, ये वही था जिसने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के दक्षिण में आगे से बढ़ने से रोक दिया था और इन्हें 2 बार हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन कभी भी किसी से हारा नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिससे वो 2 बार हारा और वो था पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, तो ये वातापी के चालुक्य ही थे। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक था ये वातापी के चालुक्यों का। तो वातापी के चालुक्य के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इस वंश का पहला राजा जो था वो जयसिंह था। सबसे प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय था। उसने क्या किया? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण में आगे बढ़ने से रोक दिया था, क्योंकि हर्षवर्धन क्या चाहते थे? ये दक्षिण को भी जीतना चाहते थे। ठीक है, उत्तर भारत को उन्होंने जीत रखा था और दक्षिण में ये विस्तार करना चाहते थे अपने साम्राज्य का, लेकिन पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें 2 बार हराया। उसके बाद फिर उन्होंने ये सपना छोड़ दिया, ठीक है, दक्षिण को जीतने का। और जो पुलकेशन द्वितीय था इसने परमेश्वर की उपाधि ली थी और इसने राजधानी किसे बनाया था? तो वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, दूसरे हैं बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। ठीक है, और सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक कौन है? तो विजयादित्य। ठीक है, तो बेंगी के जो चालुक्य हैं इनका संस्थापक है विष्णुवर्धन और सबसे प्रतापी शासक है विजयादित्य। तीसरे आपके कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य के जो संस्थापक हैं वो है तैलभ प्रथम। ठीक है, तो तैलभ प्रथम कौन है? तो कल्याणी की जो ब्रांच है चालुक्यों की, इसके संस्थापक है तैलभ प्रथम। सबसे प्रतापी शासक है विक्रमादित्य श्रेष्ठ। ठीक है, जो छठा विक्रमादित्य हुआ था वो सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, तो विक्रमादित्य श्रेष्ठ जो है सबसे प्रतापी शासक है। सिंहासन पर बैठते ही उसने चोल, होयसल तथा बनवासी के राजाओं को परास्त कर दिया। ठीक है, जब ये विक्रमादित्य श्रेष्ठ राजगद्दी पर बैठा तो उसने बैठते ही क्या किया? जो चोल थे, होयसल के तथा बनवासी के जो राजा थे उनको हरा दिया। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कल्याणपुर जो थी इसकी राजधानी थी। ठीक है, कानपुर का कल्याणपुर नहीं है, तो कल्याणपुर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। फिर आता है पल्लव वंश। तो दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी के तट पर पल्लवों का अधिकार था। तो आपने मैप में अगर कृष्णा नदी देखी कहाँ पर बहती है तो उसके जो दक्षिण भाग था, ठीक है, तो उसी में पल्लव वंश का अधिकार था। इन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया। इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। ठीक है, तो पल्लव वंश इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो संस्थापक हैं वो याद कर लेना। सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे और सबसे प्रतापी शासक था महेंद्र वर्मन। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका चोल वंश। 9वीं शताब्दी में पल्लवों की शक्ति क्षीण हुई और चोल वंश का उदय पुनः हुआ। ठीक
ठीक है। हुआ क्या था, जब पल्लव वंश अपने चरम पे थे तो उन्होंने चोल को दबा दिया, लेकिन 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब पल्लवों की शक्ति कम हुई तो जो चोल वंश था इसका पुनः उदय हुआ। तो चोल वंश ऐसा वंश है जो सबसे शक्तिशाली माना जाता था दक्षिण में। तो इसके संस्थापक थे विजयालय। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, क्योंकि राजराज प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले नौसेना का शुरुआत की थी। ठीक है, नौसेना की जो शुरुआत की थी इन्होंने। और राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक जितने भी देश थे सभी को जीत रखा था राजेंद्र प्रथम ने। अंतिम शासक थे चोल वंश के आपके राजेंद्र तृतीय। ठीक है, चोलकालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जो चोलकालीन शासक हुए हैं वो सारे शैव धर्म को मानते थे। राजराज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना में सर्वोच्चता हासिल की है और तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर की निर्माण कराया। ठीक है, तो मैंने बताया कि राजराज प्रथम जो थे इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अरब सागर में भारतीय नौसेना में सर्वोच्चता हासिल की। भारतीय नौसेना से मतलब कि नौसेना में सबसे पहले सर्वोच्चता हासिल की थी किसने, राजराज प्रथम ने। और इसने क्या किया था, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर भी बनवाया, ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। तो इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। इनका नाम भी याद रखना कि इसके संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। चालुक्यों के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है, जब चालुक्यों का पतन हो गया तो 8वीं शताब्दी के अंत में क्या किया, राष्ट्रकूट नरेश थे दंती दुर्ग, इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अपनी राजधानी इसने इन्होंने मान्यखेत को बनाया। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था इसका निर्माण किसने कराया था, तो एक राजपूत शासक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। ठीक है, इसी ने कराया था। और अंतिम सबसे महान शासक कौन रहा इस वंश का, तो कृष्ण तृतीय जो था वो अंतिम महान शासक था। ठीक है, कनेरी का बौद्ध विहार इस काल का शिक्षा का और विद्या का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, जो कनेरी के बौद्ध विहार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी। ठीक है, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था वो। अब हम देख लेते हैं पल्लवकालीन संस्कृति। तो देखिए पल्लवों के बारे में आप पहले लिख देंगे, अगर पल्लवकालीन संस्कृति के लिखने को आता है क्वेश्चन में तो पल्लव के बारे में लिख देंगे कि इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ठीक है, इसके बाद संस्कृति में क्या लिखेंगे कि पल्लवों के शासनकाल में साहित्य की अपार उन्नति हुई। इन शासकों ने तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। पल्लवों की राजधानी कांची साहित्य का प्रमुख केंद्र थी। कवि भारवी, दंडिन, मातृत आदि साहित्य सम्राट थे। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन पल्लवकालीन साहित्य की अनुपम कृतियों में से एक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बुक है, एक नंबर में पूछी जा सकती है कि महेंद्र वर्मन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। यह मत विलास प्रहसन जो है वो किसकी पुस्तक है, तो महेंद्र वर्मन ने लिखी थी मत विलास प्रहसन, जो कि पल्लवकालीन जो साहित्य है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मत विलास प्रहसन किसने लिखी, तो महेंद्र वर्मन ने लिखी थी। तो पल्लवकालीन संस्कृति में साहित्य की अपार उन्नति हुई। तमिल भाषा के स्थान पर इन्होंने किसको प्रोत्साहन दिया, तो संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, अब इनका जो एरिया था वो तमिलनाडु और केरल का आज अब अगर आप मैप देखें तो तमिलनाडु और जो केरल का एरिया है वहीं पर ये पल्लव बसते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर होनी तो तमिल भाषा चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो कांची थी, जो कि साहित्य का प्रमुख केंद्र थी। फिर है कि राज्य की आज्ञाएं संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इस काल में मूर्तिकला और स्थापित कला का अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो अंडरलाइन है आप याद कर सकते हैं। और जो पल्लवकालीन शासक थे वो वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। तो ये पल्लवकालीन संस्कृति। चोल प्रशासन के बारे में आपको लिखना हो तो पहले चोल वंश के बारे में लिख देंगे कि विजयालय इसके संस्थापक थे। सबसे प्रसिद्ध जो फेमस और या कह सकते हैं प्रतापी शासक था वो राजराज प्रथम था और राजेंद्र प्रथम प्रथम था। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे चोल प्रशासन के बारे में कि चोलों के शासन की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि राजा इसका जो हेड होता था। ठीक है, राजा स्वयं शासन करता था, वही प्रधान था। और शासन की सुविधा के लिए इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण राज्य को कई मंडलों में विभाजित कर दिया था, जैसा कि आज के टाइम पे होता है। तो कई अपने राज्य को क्या किया था, कई मंडलों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक मंडल में शासन के लिए प्रांत प्रति नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो प्रत्येक जो मंडल था उसमें शासन के लिए किसे नियुक्त किया जाता था, प्रांतपति को नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक मंडल जो थे वो कई कोट्टा में विभक्त रहते थे। जैसे कि क्या हमारा जो मंडल होता है कई जिलों में विभाजित रहता है, तो उस समय क्या था कि जो प्रत्येक मंडल थे वो कई कोट्टा में विभाजित कर दिए गए थे। प्रत्येक कोट्टम कई नाडुओं में अर्थात जिलों में विभक्त रहता था। ठीक है, तो कोट्टम के बाद क्या आता था, नाडु आते थे, और नाडु को हम लोग जिला कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि प्रत्येक कोट्टम जो था वो कई नाडुओं में अर्थात कई जिलों में विभक्त रहता था। देखिए आप तमिलनाडु का नाम सुना होगा, तो उसमें जो नाडु शब्द लगा है उसका अर्थ जिला होता है। ठीक है, प्रत्येक नाडुओं के अंतर्गत कई ग्राम
अथवा ग्राम समूह होते थे। चोलों के शासन की संचालन जो होता है वो समितियां करती थी। स्थानीय शासन के लिए श्रेणियां तथा अन्य संस्थाएं भी होती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, चोल शासकों ने सिंचाई के लिए कई कुएं खोले, तालाब वगैरह थे वो खुदवाए, नदियों में बांध करवाए, ठीक है, सड़कों का निर्माण कराया। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। राजा स्वयं प्रधान होता था। सुविधाएं के लिए इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को कई मंडलों में विभाजित किया। मंडलों को कई किस्में कोट्टम में विभाजित किया। कोट्टम को कई जिलों यानी कि नाडुओं में विभाजित किया। ठीक है, उसका जो नाडु थे उनके अंतर्गत कई गांव आते थे, कई ग्राम समूह आते थे। चोलों ने शासन के लिए क्या किया, संचालन समितियों द्वारा इनका संचालन किया, शासन किया जाता था। स्थानीय शासन के लिए इन्हें क्या किया, श्रेणियों तथा अन्य संस्थाएं भी होती थी जो स्थानीय शासन को देखती थी। ठीक है, गांव के लिए ग्राम समितियां होती थी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आता है राष्ट्रकूटकालीन संस्कृति। तो पहले राष्ट्रकूट के बारे में लिखेंगे, इसके संस्थापक जो दंती दुर्ग थे। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक के बारे में लिख देंगे। ठीक है, कृष्ण तृतीय जो था वो सबसे शक्तिशाली शासक था, या कृष्ण प्रथम जो था उसने क्या करा, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि राष्ट्रकूटकालीन संस्कृति, कि राष्ट्रकूट के समय में भी साहित्य की अपार उन्नति हुई। तो ये पॉइंट क्या है ना, कि आप कुछ भी लिखें ये चीज़ ज़रूर लिख दें, क्योंकि ये लाइन सभी में आ जाएगी। साहित्य की उन्नति जो है वो हर वंश में हुई है। ठीक है, हर कालीन संस्कृति में हुई है। तो राष्ट्रकूटों के समय में भी साहित्य की अपार उन्नति हुई। अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखित कविराज मार्ग तथा रत्नमाल का जिनसेन द्वारा लिखित पार्श्व हृदय प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, तो इन कृतियों के नाम याद रखना कि अमोघ वर्ष प्रथम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो कविराज मार्ग और रत्नमाल का। ठीक है, ये फेमस है, एक नंबर में पूछी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अमोघ वर्ष की एक मुख्य साहित्यिक कृति भी है। ठीक है, इन सबको छोड़ देना। फिर अंडरलाइन क्या है कि कन्हेरी का बौद्ध विहार इस काल का शिक्षा एवं विद्या का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, जो कन्हेरी का बौद्ध विहार है वो इस काल का प्रसिद्ध एवं शिक्षा एवं विद्या का प्रमुख केंद्र था। कला के क्षेत्र में कृष्ण प्रथम के समय निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर स्थापत कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था, जो कि स्थापत कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रकूटों के समय दक्षिण में पौराणिक हिंदू धर्म उन्नति पर था, यज्ञों का प्रचलन था। तो और थोड़ा सा आप अपनी तरफ से हिंदू धर्म के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का राज। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का नामक जगह में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। और इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो हीरा गुफा में हुई थी 40 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, टाइम था 610 ईस्वी। और याद रखना कि हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 622 ईस्वी से। कब हुई, जब पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद थे जब ये मक्का से मदीना की तरफ यात्रा इन्होंने शुरू की थी, उसी समय हिजरी संवत शुरू किया गया था। इनका विवाह हुआ था खादिजा से, जो कि एक विधवा थी। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 632 ईस्वी में मदीना में इन्हें दफनाया गया था। ठीक है, और जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद हैं इनके जो उत्तराधिकारी रहे उन्हें क्या कहा गया, तो खलीफा कहा गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखें इनके बारे में कि संस्थापक कौन थे, तो हज़रत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ 570 में, पिता अब्दुल्ला नाम था, माता का नाम अमीना था। ज्ञान प्राप्ति हुई 40 वर्ष की अवस्था में हीरा गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, जब ये मक्का से मदीना की ओर गए 622 ईस्वी में। विवाह हुआ था खादिजा नामक एक विधवा से। पुत्री थी इनकी फातिमा, दामाद का नाम अली था, और मृत्यु हुई 632 ईस्वी पूर्व में। और इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान है। और इनके जो उत्तराधिकारी थे उन्हें क्या कहा गया, तो खलीफा कहा गया। अब पॉइंट्स वाइज याद करना कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो अरबों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मतलब मुसलमान तो कई जगह से आए, तुर्की भी थे उसमें, अफगानी भी थे और अरब देश के भी थे। तो याद रखना कि भारत का जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो अरब के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अरबवासी जो था, जो पहला मोहम्मद बिन कासिम था जिसने भारत में आक्रमण किया था, वो एक अरबी था। ठीक है, अरब देश का था वो। फिर है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। ठीक है, तो यही मैंने कहा था कि 712 ईस्वी में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो किसने किया था, एक अरब ने किया था। ठीक है, अरबवासी ने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। ठीक है, जब इसने आक्रमण किया था तब सिंध के राजा कौन थे, तो राजा दाहिर थे, जिन्हें इसने हरा दिया था और सिंध को जीत लिया था। फिर है भारत में तुर्कों का राज्य। भारत का पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन यानी कि गजनी साम्राज्य का था। सुबुक्तगीन ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहाँ का शासक जयपाल था। तो देखिए सुबुक्तगीन वो वही इंसान है
जो मोहम्मद गजनबी, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनबी का, उसके पिता का नाम है सुबक्तगीन। ठीक है, तो भारत का जो पहला आक्रमण था वो किसने किया था? तो सुबक्तगीन ने किया था। ये गजनी साम्राज्य का था। इसने अपना पहला आक्रमण पंजाब के विरुद्ध किया, जहाँ का शासक जयपाल था। ठीक है, जयपाल उस समय पंजाब के शासक थे, तब इसने आक्रमण किया था। इसके बाद इसका लड़का आया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो था वो सुबक्तगीन का पुत्र था, गजनी का शासक था। इसने दो उपाधियां ली थी, कई बार पूछ लेता है, तो यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला। ठीक है, इसकी उपाधि ली थी इसने। सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, सर हेनरी इलियट जो थे, इन्होंने कहा कि भारत में गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था, सबसे ज़्यादा इसी ने आक्रमण किया है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत का धन लूटना। ठीक है, सिर्फ धन लूटता था ये, धन लूट के हमेशा ले जाता था गजनी में और वहाँ पर ऐश करता था। तो भारत ने गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। गजनबी का उद्देश्य धन लूटना था, साम्राज्य का विस्तार उसका उद्देश्य नहीं था। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। तो ये डेट काफ़ी पूछी जाती है कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनबी ने कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया और उसे लूट कर ले गया। ठीक है, आक्रमण इसने कई किए थे, लेकिन सबसे फेमस था सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी गजनबी के दरबार में थे। ठीक है, तो अलबरूनी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, फिरदौसी हैं, उतवी हैं, ये गजनी के ही दरबार में थे। 11वीं सदी में अलबरूनी गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, तो 11वीं सदी में जो अलबरूनी था वो गजनबी के साथ भारत आया था। इसने रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं? तो किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। ठीक है, दो पुस्तकें लिखी हैं इसने, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, तो जो अलबरूनी था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। गजनबी ने संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, तो ये याद रखना कि गजनबी जब था, इसने क्या किया था? संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के चलवाए थे। अब सेकंड शासक है मोहम्मद गौरी। गजनी साम्राज्य के अधीन गौर प्रदेश था, जिसका शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक है, गजनी साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, इसी के अधीन एक गौर प्रदेश आता था, जिसका शासक कौन था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका शासक था। और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना इसका उद्देश्य था। जैसे गजनबी का धन लूटना उद्देश्य था, इसका क्या था? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। इसने प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इसने पहला आक्रमण किया था और इसे जीत मिली थी। ठीक है, अब इसने जब आक्रमण किए उस समय गुजरात में चालुक्यों का शासन था, जिसके राजा कौन थे? शासक थे भीम द्वितीय। ठीक है, कन्नौज में उस समय गढ़वाल साम्राज्य चल रहा था, जिसके शासक थे जयचंद। और अजमेर में चौहान वंश था, जिसके शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका पहला जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था वो हुआ था तराइन का युद्ध। ठीक है, तो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते और गौरी हारा, लेकिन गौरी को उन्होंने छोड़ दिया। सेकंड जब युद्ध हुआ 1 साल बाद 1192 में, द्वितीय तराइन का युद्ध, इसमें गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और ये मारे गए। फिर थर्ड था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, इनके बीच में हुआ था। इसमें गौरी की जीत हुई और जयचंद हार गए। ठीक है, उसके बाद फिर ये मारे गए थे उसमें। कन्नौज विजय के बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति पर दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखवाया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, इसमें ना बने लेकिन जीएस में बन सकता है, कि कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी ही था, जिसने अपने सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखवाया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया अपना सल्तनत कालीन भारत। ठीक है, तो सल्तनत काल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी दिल्ली सल्तनत में वंश आए उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 5 वंश आए थे, जिसमें पहला था गुलाम वंश। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी गुड़ खा तसले में, तो गुड़ से था पहला वंश गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तसले में ता से आया था तुगलक वंश, सा से आया था सैयद वंश और ला से आया था लोधी वंश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश को दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो दास वंश है इसे किस नाम से जानते हैं? तो गुलाम वंश, दास वंश और ममलूक वंश सेम ही चीज़ है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था गुलाम वंश और इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, क्योंकि ये खुद गुलाम रहे थे इसलिए उन्होंने इसे गुलाम वंश ही नाम दिया। इनका टाइम पीरियड कितना है कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो ये 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहे। ठीक है, 1210 में ये मर गए, तो 4 साल तक लगभग इन्होंने शासन किया था। तो ये गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान थे, या कह सकते हैं गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी क्या था? उसका उद्देश्य था राज्य का विस्तार करना। तो उसने भारत पर अधिकार किया, उसके बाद अपने सेनापतियों को क्या सौंपा? भारत को सौंप दिया। बख्तियार खिलजी भी इसका सेनापति था, उसे बंगाल का एरिया दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसे दिल्ली का एरिया दे दिया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यहाँ पर दास बनकर अधिकार करता रहा, उसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। ठीक है, तो ये तुर्की था, ये चीज़ याद रखना।
इसे बचपन में निशापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, तो इसे किसने खरीदा था? तो निशापुर के कोई काजी होंगे, उन्होंने दास के रूप में खरीदा था। इसने सुल्तान की पदवी धारण किए बिना शासन किया। ठीक है, इसने कभी खुद को सुल्तान नहीं माना, क्योंकि दास के रूप में ये कार्य करता रहा हमेशा। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, तो इसने राजधानी किसे से घोषित किया था? तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये दान बहुत देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे। कुतुबुद्दीन को भवन निर्माण का शौक था। इसने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि कुतुब मीनार किसके नाम पे जाना जाता है, तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनके नाम पर इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे आप, कि गुलाम वंश का संस्थापक था, मोहम्मद गौरी का दास था, तुर्क जनजाति का था। तो इसे काजी के रूप में, दास के रूप में इसे खरीदा था एक काजी ने। इसने कभी भी पदवी धारण नहीं की सुल्तान की, हमेशा दास के रूप में ही शासन किया। और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनवाया था। ठीक है, लाहौर बनाया, और इसे लाख बख्श के नाम जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी दान देता था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन को भवन निर्माण का शौक था। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में, और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। सन 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे आज का हम पोलो कहते हैं, पोलो गेम आपने देखा होगा, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे लाहौर में ही दफनाया गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना कि किसी भी शासक को कहाँ पे दफनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में इन्हें दफनाया गया था। 1210 में चौगान खेलते समय इनकी घोड़े से गिरने से मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम सा गद्दी पर बैठा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो इसी ने इसके लड़के की हत्या कर दी थी। अब इल्तुतमिश बैठा, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1210-11 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, तो इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। और दिल्ली इसने राजधानी बनाई, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद जो क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक तो उसने क्या कि दिल्ली कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, दूसरा क्या था कि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। लेकिन जो इल्तुतमिश था, इसने सुल्तान की पदवी भी धारण की और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में, कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश था। इसने भू राजस्व से संबंधित एकता प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो एकता प्रथा किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि एकता प्रथा जो थी वो किसने चलाई भू राजस्व से संबंधित? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसमें होता क्या था कि हम ग्राम से बड़ा परगना होता था, उससे बड़ा प्रांत होता था, फिर एकता होता था। ठीक है, एकता को हमने प्रांतों में बांटा, प्रांतों को हमने परगना में बांटा, जिसे हम जिला कहते हैं, और परगना को हमने ग्राम में बांटा। ठीक है, तो इस तरीके से बांटा जाता था। तो भू राजस्व से संबंधित एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम तुर्क सरदारों के दल की स्थापना की, जिसका नाम तुर्काल चहलगानी था। क्वेश्चन ये बनेगा कि तुर्काल चहलगानी का निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। और तुर्काल चहलगानी है क्या? तो 40 गुलाम तुर्क सरदार थे, इनके समूह को हम कहते थे। ठीक है, तुर्काल चहलगानी। अब इसने क्यों बनाया था? तो शासन करने के लिए बनाया था, कि ताकि अगर कोई विद्रोह करे तो ये सारे देख लें उसे मिलकर। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का जो सिक्का था उसे टका कहते थे, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। देखिए, पॉइंट वाइज इन्हें याद करना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि इसने क्या किया था। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, इसमें चांदी के सिक्के को टका कहते हैं और तांबे के सिक्के को जीतल कहते हैं। मंगोल शासक चंगेज़ खां का आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसी समय में हुआ था। ठीक है, जो मंगोल शासक था चंगेज़ खां, इसका आक्रमण कब हुआ? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ था, इसी के समय में। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया तथा मकबरे का निर्माण प्रारंभ कराया। हुआ क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू तो करा दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं करा पाया। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 शासकों ने इसे पूरा कराया था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो पूरा कराया और मकबरे का निर्माण प्रारंभ कराया।
इसने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इसने अपने किसी लड़के को, क्योंकि इसे लगता था कि कोई इसका लड़का इतना काबिल है नहीं, तो इसने अपनी बेटी को क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो इसके मरने के बाद कौन बैठा गद्दी पर, तो रुकनुद्दीन फिरोज बैठ गया। ठीक है, रजिया को उसने नहीं बैठने दिया, कौन बैठ गया, रुकनुद्दीन फिरोज बैठ गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में रजिया ने आके विद्रोह कर दिया लड़के के भेष में आकर, और रजिया सुल्तान खुद गद्दी पर बैठ गई। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। ठीक है, मुश्किल से 4 साल ही शासन इसने किया। उसके बाद कई लोग इसका विद्रोह कर रहे थे कि लड़की होकर कैसे शासन कर सकती है, तो इसे बाद में मार दिया गया था। राज की उलेमाओं व सरदारों के विरोध के कारण रजिया गद्दी पर ना बैठ सकी और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी मिली। 8 माह बाद रुकनुद्दीन जनता में अलोकप्रिय हो गया। ठीक है, इतना फेमस नहीं था ये, और इसी का लाभ उठाकर 1236 में रजिया गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया के शासन में 40 तुर्क सरदारों में संघर्ष शुरू हो गया। ये दल किसी महिला के अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जो 40 सरदार जो थे, जो किसने बनाए थे, इल्तुतमिश ने बनाए थे, वो सारे संघर्ष करने लग गए कि नहीं, हम किसी महिला के अंडर में काम नहीं करेंगे। इन्होंने औरतों को पहनावा छोड़ पुरुषों का पहनावा धारण किया और दरबार में बैठने लगी। जो रजिया सुल्तान थी, इसने क्या किया, लड़कों के जो कपड़े होते हैं ना, वस्त्र होते हैं, उन्हें पहनकर ये दरबार में बैठने लगी। रजिया ने भटिंडा की राजा अल्तुनिया से विवाह किया। 1240 में रजिया तथा अल्तुनिया की कुछ विद्रोहियों ने हत्या कर दी। वो बहराम शाह शासक बना। ठीक है, तो 1240 में क्या हुआ, इसके और इसके पति की हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने। उसके बाद बहराम शाह जो था वो शासक सन बना था। 1246 में 40 तुर्क सरदारों के दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। यह सरदारों के दल को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने उन्हीं में से बलबन को अपना नायब बनाया। ठीक है, जो 40 सरदार थे उन्हीं में से क्या किया, इसने एक को, बलबन जो था उसमें, उसको अपना नायब बना दिया। अब बलबन का टाइम पीरियड आ गया। बलबन का जो टाइम पीरियड है वो 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक है। ठीक है, आप भले ही किसी को ना पढ़ें, इसमें से किसको पढ़ना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, रजिया सुल्तान के बारे में पूरा पढ़ना है, और बलबन के बारे में पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये 4 ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। गद्दी पर जब ये बैठा तब इसका नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, वैसे इसका नाम बहाउद्दीन था, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तब इसने अपना नाम क्या रखा, तो गयासुद्दीन बलबन रखा। ये तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। नसरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद जो था उसने इसे किसकी उपाधि दी, तो उलूग खान की उपाधि दी थी। इसने देतत्व का सिद्धांत माना और स्वयं को जिल्ले इल्लाह कहा। ठीक है, तो जिल्ले इल्लाही का अगर सिद्धांत देखें तो किसने दिया था, तो बलबन ने ही दिया था। ये चीज़ याद रखना। इसने कहा कि ईश्वर, अगर आप राजा बनते हैं तो ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है, अगर ईश्वर चाहेंगे तभी आप राजा बनेंगे। ठीक है, तो देतत्व का जो सिद्धांत था वो इसने माना और स्वयं को क्या कहा, जिल्ले अल्लाह का। ये चीज़ याद रखना। और 2-3 पॉइंट जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि सजदा ए पैबोस प्रथा जो थी वो इसी ने शुरू की थी। सजदा एवं पैबोस प्रथा क्या होती है कि आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, अगर अकबर मूवी देखी होगी, जोधा अकबर, तो उसमें क्या कहता है कि पैरों को चूमा जाता था बैठकर। ठीक है, राजा और महाराजा जो होते थे, तो वो प्रथा जो थी इसी ने शुरू की थी, सजदा एवं पैबोस प्रथा। वह तुर्कानी चहलगानी का इसने अंत कर दिया। इसने सोचा कि हम भी एक सरदार थे, हम भी विद्रोह कर रहे थे, हो सकता है ये सरदार फिर से मिल जाए, विद्रोह करें, हमें हटा दें। तो इसने क्या किया, जैसे ये राजा बना, इसने तुर्कानी चहलगानी का अंत कर दिया। इसने लौह एवं रक्त की नीति का प्रारंभ किया। लौह एवं रक्त की नीति का इसने प्रारंभ किया था और प्रसिद्ध फारसी रीति के पर आधारित नवरोज त्योहार शुरू किया। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये हैं कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू की, तो बलबन ने शुरू की। तुर्कानी चहलगानी का अंत किसने किया, तो किसने किया, बलबन ने किया। शुरू किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था। ठीक है, तुर्कानी चहलगानी को, और अंत किया किसने, बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने स्टार्ट की, तो ये भी बलबन ने की। फिर है कि नवरोज त्योहार जो था, जो फारसी रीति पर आधारित था, इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। बलबन ने दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। ठीक है, तो दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, बलबन ने की। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबार में थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि 7 पीढ़ियाँ निकल गई, लेकिन ये अपनी जगह पर ही टिके रहे। ठीक है, हर किसी के दरबार में ये मिल जाते थे। तो अमीर खुसरो व अमीर हसन जो थे वो बलबन के दरबार में थे। इसके बाद कैकुबाद आया और लास्ट इसके थे क्यूमर्स। ठीक है, अगर देखा जाए गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स था। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बचे हुए वंशों के बारे में पढ़ेंगे और ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।